अपन सबसे पहले फाइनल में जीएसटी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कस्टम कंप्लीट करेंगे। अपना टारगेट ऐसे रहेगा कि हर चैप्टर अपन पढ़ेंगे, हर चैप्टर अपन समझेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ही कुछ चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, उन चैप्टर्स के बाद उसके टेस्ट लेंगे, क्योंकि टेस्ट जरूरी है। बिना टेस्ट के प्रैक्टिस नहीं होती है, समझ नहीं आता है कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, क्या हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को लग रहा है, अभी जिस टाइप से इंस्टीट्यूट पेपर बना रहा है और जिस टाइप से चीजें कर रहा है इंस्टीट्यूट, मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना चाहिए। क्योंकि ना इंस्टीट्यूट अब ऊपर ऊपर से नहीं, किसी भी पेपर में एकदम घुस के पूछ रहा है। कई पेपर्स में तो ऊपर भी चल रहा है, बट किसी एक आध पेपर में बहुत इन डेप्थ में जा रहा है। ग्रुप 2 में अगर मुझसे बात करोगे तो अभी डीटी ऐसा है जिसमें ज्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहा है। ठीक है, पेपर जो रख रहा है ऊपर लेवल पे ही ट्रिकी रख रहा है, या ऊपर लेवल पे ही जो रखना है उसको रख रहा है। आईडीटी उसे पता है कि सर यहाँ पर वो स्टूडेंट की बैंड बजा सकता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अभी एग्जामिनेशन आईडीटी के लिए ही ट्राई कर रहा है। तो थोड़ा सा इन डेप्थ लेवल पे सीखना जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एकदम ऊपर ऊपर सीखोगे ना तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हो। क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल जो आजकल हो रहे हैं वो एआई बेस्ड हो रहे हैं। तो एआई में आजकल बहुत सिंपल तरीके से इंस्टीट्यूट पेपर बनाता है कि वो क्या करता है, मई 2018 से लेता है, क्योंकि सिलेबस चेंज वहां से हुआ। मई 2018 से लेता है 26 तक का पेपर डाल देता है, और पूरे पेपर डाल के इंस्टीट्यूट क्या करता है, एक एनालिसिस बना लेता है कि कौन से क्वेश्चन टफ है, कौन से ट्रिकी पॉइंट्स है और कौन से पूछना चाहिए। उसके बेसिस में वो 2-3 पेपर जनरेट करता है और उसमें वो पेपर्स दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि थोड़ा सा इन डेप्थ लेवल पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर 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 पढ़ा रहेगा तो फंस जाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। एकदम सेम नहीं आता, सेम कभी नहीं आता कि जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो एग्जैक्ट डिक्टो सेम छप जाएगा, डिक्टो सेम नहीं आता। बट उस टाइप के ट्रांजेक्शन हमें दिख जाते हैं। तो क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बैच में भी अपन बहुत क्वेश्चंस किए थे, 350 प्लस क्वेश्चंस किए थे। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्लास में बैठ के ही अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरे क्वेश्चंस यहीं पर बैठ के करेंगे, ताकि पूरा यहीं पर कॉन्फिडेंस है। और इन केस कोई डाउट आए, दिक्कत आए, तो अपन यही सॉल्व कर लेंगे। बट हाँ, ये है कि एक बंच ऑफ चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उसके टेस्ट, क्योंकि वो नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग कितना लिख पा रहे हो, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या लिख पा रहे हो, क्या नहीं लिख पा रहे हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल में तो एक ही चीज स्टूडेंट को बोली जाती है, सिंसेरिटी की जरूरत नहीं है बोलने की, वो खुद ही सिंसियर होते हैं। बट एक ही चीज चाहिए होती है, वो है कंसिस्टेंसी। बैकलॉग्स मत लगाना। बैकलॉग सबसे सबसे बेकार चीज होती है। बैकलॉग जितना बैकलॉग लगता है, फिर उसको कवर करने में जान पे निकल जाती है। और गनीमत ये तो 3 से 2 अटेम्प्ट हो गए, तो स्टूडेंट को अब थोड़ा सा वापस टाइम मिलेगा बैकलॉग्स अपने कवर करने के। नहीं तो मई, सितंबर और जनवरी होने के कारण तो बैकलॉग्स कोई कवर ही नहीं कर पा रहा था, कोई नहीं कवर कर पा रहा था। तो इसीलिए बैकलॉग्स पे ट्राई मत करना, रेगुलर रहना क्लास में। रेगुलर रहो, डेली आओगे, यहीं पर खत्म हो जाएगा, यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। रही बात बुक्स वगैरह की, तो अपन 2 बुक रखेंगे। मैंने जीएसटी और कस्टम की अलग अलग बुक रखी है, कंसेप्ट की। ठीक है, जीएसटी की अलग बुक है, कस्टम की अलग बुक है, कंसेप्ट बुक जिससे अपन पढ़ने वाले हैं, यही बुक रहेगी। ठीक, एक रहेगी क्वेश्चन बैंक, जीएसटी की और कस्टम की, दोनों की क्वेश्चन बैंक। और एक रहेगा हैंड रिटन नोट्स। जो हैंड रिटन नोट्स है वो मेरे प्रॉपर तैयार हो रहे हैं, जिसमें पूरा हाथ से मैंने नोट्स बनाए पूरे चैप्टर्स के, पूरे चैप्टर्स के। जीएसटी के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, जीएसटी के तो कंप्लीट ही हो गए, कस्टम के कुछ थोड़े बहुत बचे हुए नोट्स वगैरह। नोट्स वगैरह जो मैं आपको दूंगा हैंड रिटन नोट्स, वो पूरे अमेंडेड रहेंगे, पूरे अमेंडेड। तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर मई अटेम्प्ट के लिए चेंज हो गया है, बाकी कहाँ पर नवंबर के लिए क्या पुराना है एप्लीकेबल है। ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर चेंजेस हुए, ताकि आप लोग अपने अटेम्प्ट के हिसाब से स्पेसिफिक पढ़ सकते हो उसको। नवंबर वाले नवंबर के हिसाब से, मई वाले के हिसाब से। ठीक। रही बात क्वेश्चन बैंक वगैरह, क्वेश्चन बैंक वगैरह नवंबर के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूंगा, और मई के हिसाब से स्टूडेंट्स को। ठीक है, बाकी अपन पढ़ते हैं, कुछ लगा तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो एक बार बेसिक थोड़ा सा चालू करते हैं। बताओ भाई, जब जीएसटी की बात आए तो इसमें कुछ बातें हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देनी होती है। अभी जो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पूछने का तरीका या केस सिनेरियो पूछने का तरीका है, अभी जो रिसेंट पेपर हुआ उसमें जो केस सिनेरियो इंस्टीट्यूट ने पूछा, बहुत सारे स्टूडेंट को वो केस सिनेरियो टफ लगे, बहुत सारे स्टूडेंट को वो लगा कि नहीं सर नॉर्मल था, मैनेजेबल था। अब ये 2 बातें क्यों हुई? रीजन ये था, इस बार जो पूरे केस सिनेरियोस थे, वो पूरे केस सिनेरियोस जो इंस्टीट्यूट केस सिनेरियोस निकाला था उसके पॉइंट्स निकाल के पूछा था, उसी के पूरे पॉइंट्स थे।
पर अंतर ये है कि इंस्टीट्यूट जो केस सिनेरियो बुकलेट निकालता है, स्टूडेंट जनरली उस टाइम शॉर्ट के कारण उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, इतना कुछ प्रिपेयर करना होता है, डीटी होता है, फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो वो छूट जाता है। आप लोग ये कभी नहीं करना। मेरी आप लोगों से एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। जब मैं जीएसटी कंप्लीट करूं, अपन टेस्ट के साथ पूरा कंप्लीट कर ले, फिर आप एक बार रिवाइज करके तुरंत केस सिनेरियो सॉल्व करो। नहीं सॉल्व करोगे तो वो 30 मार्क्स बहुत मैटर करता है। मेरे हिसाब से वो 30 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत डिसाइडर होते हैं किसी भी पर्सन के पास। एग्जामिशन और एग्रीगेट हर जगह ये 30 मार्क्स बहुत काम करेंगे। तो इस 30 मार्क्स को अपन मतलब छोड़ नहीं सकते, और इसमें प्रिपरेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए इस 30 मार्क्स में। तो इस 30 मार्क्स को मत छोड़ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करूं मैं, ठीक है। पहले बेसिक से चलते हैं सर। बेसिक में बात करते हैं सर अपन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले वर्ड आता है गुड्स। गुड्स क्या है? क्योंकि गुड्स पे बहुत बड़ी लड़ाई है, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, सर्विस पे तो बड़ी गजब लड़ाई है, और उस पर अमेंडमेंट भी आया है। तो जबरदस्त लड़ाई है गुड्स और सर्विस को लेके। तो गुड्स, हम बेसिक बचपन में सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते थे, और इंटर में भी हमने जीएसटी पढ़ा, तो गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी। गुड्स की डेफिनेशन वही है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। सब मूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से सिक्योरिटी पे लड़ूंगा। रीजन ये है क्योंकि आप लोग एएफएम पढ़ते हो, और उसमें पूरा डेरिवेटिव्स ही पढ़ते हो, फॉरेक्स पढ़ते हो, तो इतना सिक्योरिटी जानते हो कि बहुत सिक्योरिटीज के बारे में आपको नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। बट सिक्योरिटीज वर्ड में बहुत सारी चीजें पे एक लड़ाई है। मैं आप लोगों से एक छोटा सा पूछता हूँ, छोटा सा। आप लोग को ये सब तो पता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज है, गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, जीएसटी अप्लाई नहीं होता, ये सिंपल है। आप लोग डीटी में कैपिटल गेन चैप्टर में यूलिप प्लान पढ़े हो? यूनाइटेड लिंक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ये पढ़े हो? क्वेश्चन ये है, अच्छा यूलिप क्या होता है ये पता है? कोई बात नहीं। ऐसा इंश्योरेंस प्लान जिसमें सर इंश्योरेंस भी कवर करे और इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी दे, इसीलिए वो कैपिटल गेन चैप्टर में गया। अदरवाइज तो वो नॉर्मल रहता है इंश्योरेंस में, वो आईयूएस में ही खत्म हो जाता। बट वो कैपिटल गेन चैप्टर में इसीलिए गया क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट है। एक तो आपकी इंश्योरेंस कवर कर रहा है और इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट दे रहा है। क्वेश्चन मेरा ये है कि सिक्योरिटीज की डिफिनेशन में क्या वो यूलिप प्लान भी कवर्ड होगा कि नहीं होगा? ये बहुत मतलब देखा जाए तो बहुत छोटी बात लगती है, बट इंस्टीट्यूट चाहे तो इतना डीप में भी घुस के पूछ सकता है कि क्या सिक्योरिटीज में वो यूलिप प्लान भी कवर्ड है कि नहीं है। क्या लगता है? सोचो, क्योंकि अगर आप उसे सिक्योरिटीज में रखोगे तो बात ही खत्म, मैं क्यों बात कर रहा हूँ जीएसटी की। और अगर आप बोलोगे नहीं नहीं सर वो सिक्योरिटीज में कवर नहीं है, तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई ठीक है, अपन जीएसटी भी दिमाग लगाएंगे उस पर। कोई बात नहीं। हाँ बताओ। है यूलिप प्लान इज एन इन्वेस्टमेंट बेनिफिट, तब तो हम यूलिप ले रहे हैं। पहले लोग पुराने जमाने में जैसे हमारे पेरेंट्स जो लेते थे वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते थे। आजकल अपन जो है, अपकमिंग जनरेशन यूलिप प्लान लेता है, क्योंकि उसको लाइफ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट चाहिए, और वो बोलता है भाई मैं इतना पैसा तेरे को प्रीमियम में दे रहा हूँ, मुझे कुछ तो मेरे पैसे का फायदा भी दे। तो वो इन्वेस्टमेंट बेनिफिट भी चाहता है। तो मैं तो खुद बोल रहा हूँ यूलिप प्लान इज वेरी नाइस, आजकल सब यूज कर रहे हैं। तो क्या वो यूलिप प्लान सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में कवर है कि नहीं है? क्योंकि अगर आप उसे सिक्योरिटी में कवर कर दिए तो खत्म, फिर हम पढ़ ही क्यों रहे, फिर जीएसटी नहीं है। और अगर वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं है तो फिर बैठो, फिर बैठो, फिर जीएसटी की बात होगी। क्या लगता है? ठीक, चलो कुछ दिखाता हूँ मैं आप लोग को। एक बार के लिए प्लीज रुक जाओ, और एक बार के लिए आप यहां से यहां तक पढ़ो, एक बार पढ़ो।
नहीं आएगा। मतलब सिक्योरिटीज की डेफिनेशन से, मतलब जो सिक्योरिटी में इंक्लूड्स लिखा हुआ है उसमें उन्होंने यूलिप प्लान को बाहर किया। मतलब है इस पे जीएसटी, इस पे है जीएसटी। समझ आया? ये एक ट्रिकी पॉइंट है जो अभी तक आईसीआई टच नहीं किया, वो कभी भी करेगा टच इसको, क्योंकि अभी ना कुछ टाइम पीरियड से इंस्टीट्यूट सिक्योरिटीज को लेके पूछ रहा है बड़े क्वेश्चन में। जो आप लोग का बड़ा क्वेश्चन आता है उस बड़े क्वेश्चन में वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कवर कर रहा है, डेरिवेटिव्स कवर कर रहा है, वो सब चीजें वो कवर कर रहा है। तो जब वो सब चीजें कवर कर रहा है तो बहुत चांसेस है कि आज नहीं तो कल वो यूलिप प्लान को भी टच करेगा, काम करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूलिप प्लान ध्यान रखना चाहिए। नहीं क्लिक करेगा, नहीं क्लिक करेगा। अगर ये सुना हुआ नहीं रहा ना तो एग्जाम टाइम में क्लिक भी नहीं करेगा कि भाई सिक्योरिटीज में यूलिप बाहर है, मतलब यूलिप पे जीएसटी है। तो आप लोग भी कभी अगर यूलिप प्लान लेने जाओ तो ध्यान रखना उस पे जीएसटी, लड़ना मत। रीजन ये बता रहा हूँ सर, लाइफ इंश्योरेंस एग्जिम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एग्जिम्प्ट हो चुकी है। अपन एग्जामिनेशन चैप्टर सीखेंगे, वहां पर सीखेंगे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एग्जिम्प्ट हो चुका है। नहीं नहीं किए इस, हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस, एकदम प्योर लाइफ इंश्योरेंस, उसको एग्जिम्प्ट कर दियो, ठीक है। वो अपन एग्जामिनेशन वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो फिलहाल अभी अपन गुड्स की डेफिनेशन में थे, और गुड्स की डेफिनेशन में हमने बोला सर कवर्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। अच्छा, बड़ी प्यारी सी चीज है, मैं आप लोग से पूछूं तो आप लोग को पता है आजकल ना बहुत सारे लोग हैं जो कंटेनर ऑफिस और कंटेनर हाउस बना के दे रहे हैं, ये पता है आप लोग? चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एकदम ज्यादा पैसे नहीं है, तो मैं ये मतलब सीमेंट का घर नहीं बना सकता या सीमेंट का फार्म हाउस नहीं बना पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ छोटा सा, एक सिंगल फैमिली के हिसाब से मेरे को छोटा सा कोई बना के दे दे कुछ, बट ये सीमेंट वाले इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत लमसम पैसा मांगते हैं। आजकल एक कंसेप्ट चल रहा है मार्केट में, रायपुर में कम है, रायपुर में लोग सीमेंट वाला ही पसंद करते हैं, बाहर लोग इतने इन्वेस्टमेंट नहीं करते ये सीमेंट वाले में, क्योंकि पैसे का शॉर्ट रहता है। तो लोग क्या करते हैं, कंटेनर हाउस लेते हैं। अभी कंटेनर हाउस कैसे होते हैं, ध्यान से सुनो। आप लोग कभी शिप के कंटेनर्स देखे हो? बड़े बड़े शिप के कंटेनर्स होते हैं, वही कंटेनर में आपको पूरा प्रॉपर 1 BHK बना के दे देंगे वो, एक पर्सन के लिए प्रॉपर, एक फैमिली के लिए, शॉर्ट फैमिली, सिंगल फैमिली, उनके लिए वो प्रॉपर बना के देते हैं। और आजकल वो बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। करीब करीब डिपेंड करता है आप कितने लग्जरी लेवल पे उसको बना रहे हो। अगर मैं बेसिक लेवल पे चलूँ तो सर वो 2.5 से 3 लाख रुपए लेते हैं। मैं बता रहा हूँ बेसिक लेवल पे 2.5-3 लाख रुपए लेते हैं। अब आप उसमें 5 लाख का ही बनवाओ, 10 लाख का, जितना इंटीरियर करवाना है वो तो आपकी चॉइस है। क्वेश्चन मेरा इंटीरियर नहीं था, इंटीरियर में तो जीएसटी जन्मों से। क्वेश्चन मेरा ये था, ये जो कंटेनर हाउस है मूवेबल कि इमूवेबल, ये मेरे को बताओ। लिटरली बता रहा हूँ इसको ना, जब आप गूगल में सर्च करोगे तो फैब्रिकेटेड हाउस के नाम से मिलता है। ये फैब्रिकेटेड हाउस या कंटेनर हाउस, अलग अलग वर्ड यूज करते हैं बट इसी टाइप से। तो क्वेश्चन ये है, गुड्स मूवेबल, हाँ आप खुद सोचो क्या लगता है टेक्निकली वो मूवेबल है कि नहीं है? है। मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि मेरे नॉलेज पे आया था। मैं भी देख रहा था एक बार फार्म हाउस के लिए, तो मैंने पता किया था। तो मैंने उनसे पूछा भैया कितना, बोले भैया बेसिक हम बना देते 2.5-3 लाख में बना देते, उसके बाद आपको जितने लग्जरी में बनाना है। बोला ठीक है भैया। मैं पूछा भैया जीएसटी, बोले लगेगा ना भैया। कैसे नहीं लगेगा? बोला क्यों? बोले मूवेबल है ना भैया, बना के ला के छोड़ूंगा ना आपके पास, घर बना के ला के छोड़ूंगा आपके पास। अच्छा हाँ यार, मैं तो भूल गया था 2 मिनट के लिए। अब अपन नॉर्मली घर मतलब क्या समझते हैं यार, ये इमूवेबल स्ट्रक्चर ही समझते हैं सब। बोले नहीं नहीं भैया, मैं बनाऊंगा, आप जो डिजाइन है आपको दिखाऊंगा, आप जो फाइनल करोगे उसके हिसाब से कंटेनर आपका पूरा घर बना के सेट करके ला के छोड़ दूंगा, आप जहां बोलोगे उसको रख देंगे, असेंबल कर देंगे बेसिकली। बोले अरे बाप रे, ये फ्यूचर है हमारा, ये इंडिया का फ्यूचर है जो बहुत तेजी से मूव कर रहा है इंडिया उस तरफ। तो गुड्स की डेफिनेशन भी आजकल बहुत वास्ट हो गई है, बहुत वास्ट। जिस लेवल पे, जितने लेवल पे जाके आप समझना चाहो उतना डीप और डिटेल में इसको समझ सकते हो।
तो मूवेबल प्रॉपर्टी छोटा वर्ड नहीं है, चाहे तो हम ऐसे भी इग्नोर कर देते, कई लोग ऐसे अरे हाँ ठीक है ना मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, ना ना ना। आजकल सोचो, फैब्रिकेटेड हाउस और हाउस अंतर, ठीक है, सीमेंट वाला घर और ये कंटेनर वाले घर अंतर है। सीमेंट वाले घर ये कहाँ हिलेगा, ये तो हिल ही नहीं सकता, ठीक। बट वो कंटेनर वाला घर जो है ना वो हिल रहा है सर, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव होते हैं, उसको असेंबल फिर वापस रीअसेंबल करके वो कर सकते हैं हम लोग। समझ आया, बैठा दिमाग में, चेक। तो हमने मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड समझा। अब कहानी आती है मनी पे। चलो भाई, मनी की जब बात हो तो मनी एकदम सिंपल है सर, जो भी लीगल टेंडर है, जो भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर, हम उसे मनी में कंसिडर करते हैं। बट मनी से हमने एक चीज बाहर करी कि ऐसी कोई भी करेंसी जो अपनी न्यूमिस्मैटिक वैल्यू पे हो। न्यूमिस्मैटिक मतलब वो जो पुराने जमाने के सिक्के नहीं होते थे, अशोका के टाइम के सिक्के या राजा महाराजा के टाइम के सिक्के, जो आजकल मनी के फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको मनी से हमने बाहर किया। बाहर किया मतलब जीएसटी है, बाहर मतलब जीएसटी से बाहर नहीं कर दिया, मनी से बाहर किया मतलब उस पर जीएसटी। अभी एक रिसेंट की बात बताता हूँ, बहुत वायरल चल रही है न्यूज, अगर आपने शायद सुना होगा तो। आरबीआई ने बड़े प्यार से क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ बोला है, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ। आपके साथ एक डाटा शेयर करता हूँ थोड़ा सा। आरबीआई ने बोला सर कि 8,000 करोड़ का अप्रोक्स, 8,000 करोड़ था या हाँ 8,000 करोड़ ही था, अप्रोक्स अप्रोक्स वो 8,300 करके कुछ बोले थे करोड़, इतने करोड़ हमें लग जाते हैं नोट छापने में। ये आरबीआई का कहना था, मेरा नहीं है भाई। आरबीआई ने बोला कुछ फिगर्स है, 8,000 करोड़ करके कुछ फिगर्स हमें लग जाते हैं नोट छापने में। हर साल इंडिया में करीब 2,500 करोड़ के आसपास, फिगर्स रफ फिगर बता रहा हूं मैं, 2,500 करोड़ के आसपास इंडिया में नोट बेकार हो जाते हैं। बेकार क्यों? फट जाते हैं, ठीक है, फट जाते हैं नोट, वो काम नहीं आते सर, ठीक। या तो कई बार कई नोट आप लोग देखे होंगे गल जाते हैं, कई बार कई नोट इतने रफ हो जाते हैं कि आप उसको यूज नहीं कर पाओगे सर, ठीक। और कई लोग वो नोट में लिखते हैं ना सर, कई लोग 100 की गड्डी लिख देते हैं या नोट में कुछ भी चीजें लिख देते हैं, सब नोट बेकार हो जाते हैं। इसीलिए तो गवर्नमेंट बीच में चिल्ला चिल्ला के लोगों को रोक रही थी, भाई मत लिख पैसे पे। लिखने के बाद आरबीआई उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, मत लिख। एक बार बैंक एक्सेप्ट कर भी लेगा, आरबीआई नहीं करता, मत लिखो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिसके कारण इतने नोट वेस्ट हो रहे। आरबीआई ने एक प्लान किया, 20+ कंट्रीज है वर्ल्ड में 20+ कंट्रीज है जो प्लास्टिक करेंसी में शिफ्ट कर लिए अपने आप को, ठीक। आरबीआई ने बोला हम भी अब शिफ्ट करेंगे प्लास्टिक करेंसीज में। तो हमें थोड़ा टाइम है देखने में, बट कुछ समय बाद हम प्लास्टिक करेंसीज देखेंगे। क्वेश्चन ये, प्लास्टिक करेंसी मनी में इंक्लूड होगा कि नहीं? होगा ना, होगा ना। अभी भी वो मनी है। इन लोग जो स्टार्ट करेंगे वो 10-20 रुपए के नोट के साथ स्टार्ट करेंगे, धीरे से बड़ी करेंसी के डिनोमिनेशंस पे जाएंगे, पहले तो 10 और 20 पे ही आएंगे जहाँ पर प्लास्टिक करेंसी का फायदा ये रहेगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, 4-5 साल चलेगा ये, जो नॉर्मली नोट कोई भी 1 साल चलता है, उसके बाद फिर अगले साल प्रिंटिंग की कॉस्ट पड़ती है अपने को। मनी समझ आया? मनी में बहुत सारी चीजें, लीगल टेंडर है, ठीक है, एनी फॉरेन करेंसीज है, चेक है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल्स, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, जो आजकल अपन वो कर रहे हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सब यूज करना स्टार्ट कर लिए, सब सब मनी में कवर हो जाएगा, सब सब, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन मनी, ठीक। मेरे को लगता है इसमें एक चीज बस आपके थोड़े से काम किए, वो है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये थोड़ा पता है, ये हम कस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बट यहाँ थोड़ा बहुत पता है। बैंक के थ्रू गारंटी देती है। जैसे मैं यूएस में एप्पल वाले को फ़ोन किया और उसको बोले भैया मेरे को आईफोन चाहिए 1,00,000 पीस। एप्पल वाला बोला भैया 1,00,000 पीस ले रहे हो, मेरा तो एक फ़ोन ही 1,00,000 का आता है, इतना पेमेंट करने का बनेगा आपको, कैसे दोगे मेरे को पैसा?
और बोला भाई बेच के दे दूंगा, बोले नहीं भैया पहले पैसा चाहिए मेरे को। मैं बोला एक काम करते हैं, सुन मैं अपने बैंक को बोल देता हूँ, मेरा बैंक तेरे को ये मतलब गारंटी दे रहा है, ये गारंटी को लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है, कि जैसे ही आईफोन यहाँ आएगा तुरंत के तुरंत मेरा बैंक तेरे को पैसा दे देगा, फिर मैं अपने बैंक को पैसा देते रहूंगा। ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। और जो लेटर ऑफ क्रेडिट यही होता है। और जितने स्कैम हुए हैं, वो जो हर्षद मेहता, नीरव मोदी स्कैम, ये सब लेटर ऑफ क्रेडिट में हुए। क्योंकि क्या होता है इसमें, आप बैंक से सेटिंग कर लेते हो, और सेटिंग करके वो जो मैनेजर वगैरह रहते हैं उनके थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ कहानी चालू होती है। नीरव मोदी के साथ कहानी यही स्टार्ट हुई थी। वो भाई साहब चालू किए थे 100-200 करोड़ से, वो 200 करोड़ को घसीट घसीट के 10,000 करोड़ तक लेके चले गए लेटर ऑफ क्रेडिट में। अब किस लेवल पे उसकी सेटिंग होगी वो तो वही जाने। पर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ही सबसे ज्यादा यूज होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ऐसा नहीं है, बाकी जगह भी यूज हो सकता है, क्योंकि इट्स अ फॉर्म ऑफ गारंटी। जहां पर बैंक बोलता है सुन बे, मेरा कस्टमर अगर पैसा नहीं दिया मैं तेरे को दे दूंगा, चिंता मत कर, तेरा पैसा नहीं डूबेगा। ये हम एक्सपोर्टर, जो भी एक्सपोर्टर होता है, जो जिससे हम गुड्स मंगा रहे हैं, उसको हम गारंटी देते हैं ताकि उसका पैसा ना डूबे और वो हमें गुड्स भेजे। तो ये हमारा बैंक देता है उसको गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट। समझ आया? ये भी मनी में कवर्ड है सर। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ। तो हमने ये दो चीजें कवर करी, मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। ये पता है क्या होता है? ऐसा कोई भी, हाँ, ऐसा कोई भी क्लेम्स जिसके अगेंस्ट अपन एक्शन ले सकते हैं। एकदम सिंपल, ऐसा कोई भी क्लेम जिसके अगेंस्ट अपन एक्शन ले सकते हैं, और वो कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा क्लेम जिसके अगेंस्ट अपन एक्शन ले सकते हैं। सिंपल एग्जांपल, आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हो, आप लोगों से मेरे को सीए फाइनल की फीस लेना है। मान लो अगर आप मेरे को सीए फाइनल की फीस नहीं दे रहे हो और मैं आप लोगों के खिलाफ केस कर रहा हूँ, एक्शनेबल क्लेम। ऐसा कोई भी क्लेम जिसके अगेंस्ट मैं एक्शन ले सकता हूँ, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। एकदम सिंपल। बाकी इन डिटेल तो बहुत जितना लंबा जाना चाहो, बट सिंपल, एनी डेट, एनी डेट, कोई भी डेट अदर देन जो सिक्योर्ड हो। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर है कि सर एक्शनेबल क्लेम में अनसिक्योर्ड आएंगे। ये पहले क्लियर हुआ कि एक्शनेबल क्लेम में अनसिक्योर्ड डेट आएंगे, क्योंकि सिक्योर्ड को तो उन्होंने पहले ही बाहर किया सर, अदर देन लिखा है ना सर, अदर देन मतलब पहले ही बाहर कर दिया सर। अरे बात समझ? या फिर मतलब सिक्योर्ड कौन कौन से बाहर है सर? इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाइपोथिकेशन, प्लेज, ये सब सुने हो? स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह अपन बैंक्स में देते हैं, हाइपोथिकेशंस वगैरह जिन लोग भी ओडीसीसी लिमिट लेते हैं उनको देना ही पड़ता है सर। ठीक है, हाइपोथिकेशन, प्लेज, और एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, कोई बताएगा? एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी, थोड़ा बहुत जो भी है, ट्राई करो ना। अरे कुछ भी ट्राई तो करो यार, फेंक दो यार, कोई दिक्कत थोड़ी, कि गलत होगा तो मैं बैठा हूं ना बताने के लिए। ट्राई तो करो। एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट, क्योंकि ये वर्ड नया नहीं है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट आपके लिए वर्ड नया नहीं है। एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। जो इनकम होती है उसमें भाग है। हाँ, जैसे क्या होता है, कई बार हम कई प्रॉपर्टी ओन नहीं करते, बट उस प्रॉपर्टी से हमें रेंट मिल सकता है। ठीक है, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी में लिखी हुई है तो उससे हमें सर रॉयल्टी मिल सकती है। ऐसी कोई भी चीज, और सामने वाला मुझे नहीं दे रहे। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, चलो मान लो छोटा सा एक एग्जांपल ले लो। मान लो मेरी बुक है, ठीक है, मैंने बुक एक पब्लिशर को दे दी कि तू पब्लिश कर और तू बेच। अब वो मेरी बुक पब्लिश करके बेचेगा तो मुझे कुछ तो देगा ना। मान लो वो मेरे को रॉयल्टी देता है। अब कल के दिन मान लो कोई डिस्प्यूट हो हमारे बीच और वो बोला भैया मैं रॉयल्टी नहीं दूंगा आपको, ये नहीं दूंगा, वो नहीं करूंगा, तो उसके अगेंस्ट अगर मैंने एक्शन लिया, एक्शनेबल की है, समझ बेटा दिमाग में? ऐसे अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो बहुत सारे एक्शनेबल क्लेम के, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट पहले हम जनरल डिस्कशन किए ताकि आपका दिमाग खुल जाए, फिर आप एग्जाम्पल्स देख,
ताकि बचे कुछ में आप एग्जाम्पल से रिलेट कर पाओ कि क्या हो रहा है। अनसिक्योर्ड डेट वही मैंने आपको बताया, ऐसा कोई भी डेट जिसके अगेंस्ट अपन एक्शन ले सके। ठीक, राइट टू पार्टिसिपेट, मैं कहीं लॉटरी जीत रहा हूँ, लॉटरी का पैसा नहीं दे रहे मेरे, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूँ सर। राइट टू बेनिफिट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिससे मुझे बेनिफिट हो रहा है बट वो बेनिफिट मुझ तक पहुंच नहीं रहा, उसके अगेंस्ट मैं एक्शन ले सकता हूँ सर। डिवेंचर है, विल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, बैंक गारंटी, ये आप लोग आर्टिकलशिप में जनरली देखते हो बैंक गारंटी, क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपका रहता होगा जिसको लोन्स वगैरह पास कराने होंगे तो बैंक गारंटी वो देता ही है। कई बार कंपनी के केस में डायरेक्टर्स बैंक गारंटी देते हैं सर। बैंक गारंटी, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट या एरियर्स ऑफ रेंट, वाउचर्स का केस, ये वाउचर वाला केस हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सर, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें बड़ा गजब अमेंडमेंट हुआ है सर। मनी में भी था, हाँ हाँ, वहाँ एक्सक्लूड किए गए हैं। यहाँ एक्शनेबल क्लेम में रख लिए इसको। अच्छा, एक्शनेबल क्लेम रीजन है अच्छे से पढ़ने का, दो रीजन है। एक, एक्शनेबल क्लेम हम गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड कर देते हैं, क्लियर। पर जब हम शेड्यूल 3 आगे हम पढ़ने वाले हैं, 3 शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 1, 2, 3। शेड्यूल 3 जो हम पढ़ने वाले हैं वो शेड्यूल 3 में हम एक्शनेबल क्लेम को बाहर भी कर देते हैं। तो कभी कोई मुझसे पूछता है सर एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, हाँ है सर। जीएसटी है, नहीं है। जरूरी नहीं है हर चीज गुड्स हो तो उस पर जीएसटी हो, समझो। गुड्स है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, पर जरूरी नहीं है उस हर गुड्स पे जीएसटी हो। तो आप जब जीएसटी पढ़ते हो या कभी प्रैक्टिकल वर्क करते हो, क्योंकि मैं मतलब अभी सी वाले लोगों का टूर्नामेंट चल रहा था तो मैं सी वाले लोगों से मिला, सीरियसली बता रहा हूँ, एक बेसिक लड़ाई है, सबसे पहले बेसिक लड़ाई। क्योंकि जब आप जीएसटी के लिटिगेशंस वगैरह देखोगे, आप कभी जाओगे ऑफिस और वहां पर देखोगे कि डिपार्टमेंट जाना पड़ रहा है, वहां पर पहली लड़ाई तो यही है ना सर, गुड्स है। और अगर गुड्स है तो फिर चेक करो शेड्यूल 3 में है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई भी गुड्स या सर्विस शेड्यूल 3 में तो मैं क्यों जीएसटी दूं, पागल हूं। सबसे पहले तो यही कहानी खत्म हो जाएगी। फिर अगर शेड्यूल 3 में नहीं है तो फिर चेक करो एग्जेम्पशन में तो नहीं है, क्योंकि अगर वो एग्जेम्पशन में तो भी मैं क्यों जीएसटी दूं, पागल थोड़ी। तो इस तरीके से कनेक्ट करके आपको तो प्रैक्टिकल वर्क ऐसे ही करना हो आप जब ऑफिस में जाओगे तो, क्योंकि कोई भी जब क्लाइंट आएगा तो उसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो सिंपल पर्सन है, वो आके आपसे बोलेगा भैया मैं क्या बोलते हैं अनसिक्योर डेट है उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा हूँ, क्या करूँ भैया, जीएसटी लगाऊं क्या बिल पे। आपको बोलना पड़ेगा भैया वो एक्शनेबल क्लेम है और हमने उसको जीएसटी में बाहर रखा है, शेड्यूल 3 से, नेगेटिव लिस्ट से बाहर रखा है सर, उसमें सोचना ही नहीं है आपको जीएसटी का, दिमाग मत लगाओ, आराम से। ज्यादातर क्या करते होते हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ, क्लाइंट को आप शेड्यूल 3 वगैरह इतना बोलोगे तो वो भाग जाएगा, वो बोलेगा भाई वो मेरे को आर्टिकल पढ़ा रहा है, ठीक है। तो हम भैया एग्जाम्प्ट, भैया भैया एग्जाम्प्ट जीएसटी से, क्योंकि एग्जाम्प्ट वर्ड ज्यादा जल्दी समझ आता है लोगों को, अरे भैया एग्जाम्प्ट, बट एग्जाम्प्ट नहीं है ही नहीं जीएसटी। कोई चीज होना ही नहीं जीएसटी में और कोई चीज एग्जाम्प्ट होना बहुत अलग चीज होती है। एग्जाम्प्ट मतलब सर जीएसटी लग रहा है, जीएसटी लगता है पर सरकार बोलती जावे नहीं लेते, और कोई चीज जीएसटी में नहीं है मतलब सर सरकार उस पर बात ही नहीं कर सकती मुझसे जीएसटी की। ये दो अलग चीजें होती है। जनरली लोग एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल को सेम समझते हैं ना, नॉन टैक्सेबल मतलब बात ही नहीं है जीएसटी की, क्यों ही सोच रहे, और एग्जेम्प्ट मतलब सर जीएसटी तो लगता है बट सरकार वाली जाए छोड़ देते हैं, नहीं लेते हम जीएसटी। समझ आई कहानी, बैठा है दिमाग में, क्लियर हुआ सर। एक्शनेबल क्लेम में बहुत सारी लड़ाई लड़ने वाले हम, बहुत सारी लड़ाई, क्योंकि सरकार ने क्या किया, एक्शनेबल क्लेम को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। समझते हैं इसको अच्छे से समझो सर, क्योंकि ये अभी रिसेंट में इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे इंस्टीट्यूट भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वरना जीएसटी के ऐसे ही नोट्स बना लेंगे क्लासेस में, आप लोग को लास्ट में पूरे नोट्स एक साथ शेयर कर दूंगा, जितने भी एग्जांपल्स मैं यहाँ लिखूंगा सब चीजें मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, ताकि इन केस कभी आप पढ़ते पढ़ते कहीं फंस गए तो यही तुरंत नोट्स देखे तो तुरंत क्लिक कर जाएगा कि सर यहाँ पर क्या बताए थे। एक्शनेबल क्लेम की जब बात हो तो अब ये 2 टाइप के हो गए सर, एक हो गए स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम और एक अदर एक्शनेबल क्लेम।
ये जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, इसके बारे में कुछ सुने, कुछ भी थोड़ा बहुत? हाँ 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 हाँ, लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, कसिनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है जी। अब कहानी ये हुई है, सरकार ने एक्शनेबल क्लेम को दो पार्ट में डिवाइड किया। अब ये लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग आपको ही पता है बहुत बड़ा धंधा है, बहुत बड़ा मार्केट है इसका, और ऑनलाइन मनी गेमिंग को तो बाद में डाला है, क्योंकि ये तो और बवाल चीज है, और दिन पे दिन ऑनलाइन मनी गेमिंग तो बढ़ते ही जा रहे हैं। दिन पे दिन आप इतने वेबसाइट देखोगे ऑनलाइन गेमिंग लेके, और पैसे वाले सब में पैसे वैसे सब हो गए। तो सरकार को लगा भाई इस पे जीएसटी छोड़ दिए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने पहले भी स्टूडेंट्स को बताया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग का जो मार्केट है वो 20,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट है, 20,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट है। उस पे 18% जीएसटी, मतलब 3600 करोड़ की जीएसटी, और मनी गेमिंग में तो 28% जीएसटी, मतलब 5600 करोड़ की जीएसटी गवर्नमेंट से छूट रही थी। गवर्नमेंट बोली ना 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 भाई, इसको भी घसीटो। ये बाद में घुसा है, बाकी सब तो पहले भी थे, ये बाद में घुसा दी सरकार। तो सर लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, कसिनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है। ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, इसीलिए ये शेड्यूल 3 से बाहर है। शेड्यूल 3 से बाहर है मतलब ये नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स है मतलब इन पे जीएसटी है। क्या बोला, समझ आया आराम से? ये जो चीजें स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, सर ये शेड्यूल 3 से बाहर है, नेगेटिव लिस्ट से बाहर है। सर ये गुड्स है, ये गुड्स है मतलब इनमें जीएसटी है। इसके अलावा कुछ भी दिखा, इसके अलावा कुछ भी दिखा तो वो शेड्यूल 3 में, इसके अलावा कुछ भी दिखा वो सब शेड्यूल 3 में। आंख बंद करके नेगेटिव लिस्ट है, सोचना ही नहीं है। समझ आया? क्या बोला, समझ आया, क्लियर हुआ? समझ आया? मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है पढ़ाने का। मैं आपको पहले चीजें एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको उसको बुक से दिखा दूंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बुक पे कहाँ है। बट पहले आप मेरे को समझो, आप मेरे को सुनो, सीखो, क्योंकि अगर आप सुने समझे सीख लिए तो बुक से देखना आसान हो जाता है पहला, और बुक से मेरे बिना भी एक स्टूडेंट पढ़ सकता है। मेरे पास क्यों आया है? क्योंकि वो मुझे सुन के सीखना चाहता है। बुक से तो आप मेरे बिना भी देख लोगे भाई, ये कौन सी बड़ी बात है बुक से देखना, वो तो बुक से आप हमेशा देख लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये पहले आप सीखो, समझो कि ये क्या हो रहा है सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? पक्का क्रिस्टल क्लैरिटी है? तो सर बेटिंग, गैमलिंग, कसिनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेस, ये सब लॉटरी वगैरह, इन सब पे जीएसटी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता था सर कि इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? वो अपन वैल्यू सप्लाई चैप्टर में जाके सीखेंगे कि अपन कैसे वैल्यू निकालते हैं। यहाँ बताने जाऊंगा तो बहुत डिटेल में बहुत लंबा हो जाएगा, यही बहुत लंबा हो जाएगा। अपन वैल्यू सप्लाई वाले चैप्टर में सीखेंगे। समझ आया? बैठा दिमाग में? ठीक है। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है सर, ठीक है। वाउचर वाले केसेस हम पढ़ेंगे। मैं वाउचर को अभी रोक रहा हूँ क्योंकि वाउचर में को आपको डिटेल में लंबा समझाना है, काफी लंबा समझाना है सर, क्योंकि वाउचर्स की कहानी बहुत बहुत चेंज हो गई है। और वाउचर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंस्टीट्यूट को वाउचर्स को टच करना चाहिए था, इंस्टीट्यूट अभी टच नहीं करी है, करेगी, गारंटीड करेगी, क्योंकि बहुत प्यारा अमेंडमेंट था वो मे के लिए। मे में इतना कवर ही नहीं करे वाउचर को जितना उनको करना चाहिए था। इंटर वालों में किए, इंटर वालों में क्वेश्चन डाल दिए वाउचर का, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बनता है वाउचर का, ये पहला ही बार है। तो मे वालों में कवर नहीं किए तो चांसेस है कि नवंबर में अच्छे से कवर करे और नेक्स्ट में वालों में भी चांसेस है कि वाउचर्स को भी कवर करे, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि कवर नहीं करना चाहिए। ठीक, तो वाउचर वाली कहानी मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके बाद दिया हुआ सर ग्रोइंग क्रॉप्स, याद है गुड्स की डेफिनेशन का लास्ट पार्ट? अपन गुड्स की डेफिनेशन ही पढ़ लेते, भूल तो नहीं गए ना? ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, things attached to forming part of the land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply। याद आया?
इसको अपन गुड्स में कवर करते हैं, इस पे जीएसटी है। किसको कवर करते हैं, किसकी बात हो रही है? एग्जाम्पल, मैं क्यों बताऊं, पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, पोटैटो, आलू जमीन के नीचे होता है, सुनियो, सिंपल गुड्स की डेफिनेशन में कवर है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, या ऐसी कोई भी चीज जो लैंड से अटैच है या लैंड के अंदर है, जिसको हम निकाल के किसी को सर्व कर सकते हैं, सरकार भी बोली वो गुड्स है और उस पर जीएसटी। आप बोलोगे सर आलू तो एग्जेम्प्ट है, अपन एग्जेम्पशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, अपन उसमें सीखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हम आलू को कवर करते हैं और एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट अलग चीज है, अभी मैं आपसे एग्जेम्प्ट की लड़ाई नहीं रहा, अभी हम ये लड़ रहे सर कि वो गुड्स में कवर है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो गुड्स ही नहीं हुआ तो फिर मैं जीएसटी क्यों सोचूंगा। तो अभी मैं पहले ये सोच रहा हूँ कि वो गुड्स है कि नहीं, फिर मैं ये सोचूंगा सर उस पर जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, वो बात की बात है, पहले वो गुड्स है। समझ आया? बैठा दिमाग में? पक्का? ठीक है, पक्का? क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। इसमें एक बड़ी प्यारी सी बात दी हुई है, इसको पढ़ो ना, थोड़ा सा मजा आएगा। अब आप मेरे को बताओ, समझ रहे हो? बहुत झाड़ उगते हैं जमीन पे, जिसको कई को तो हम जंगली झाड़ भी बोलते हैं, सुने होंगे ना ये वर्ड, कि वो फालतू झाड़ है, उसका कोई सेंस नहीं है। इनका कहना वही है, भाई हर झाड़ जो खड़ा हुआ है वो गुड्स नहीं है, जब तक हम उस झाड़ का कहीं यूज ना कर सके, उसको बेच ना सके, कमर्शियली यूज ना कर सके, मतलब ही नहीं है उसका, मतलब ही नहीं है उसका। क्योंकि ऐसे कई जंगली झाड़ टाइप के होते हैं जिसको कोई यूज नहीं होता, जिसको अपन काट के फेंक देते, जला देते हैं, वो गुड्स नहीं है, वो गुड्स नहीं है। तो आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से झाड़ जंगली है, कौन से मतलब ऐसे गुड्स झाड़ है जिन पे गुड्स पे कवर हो जाएंगे जीएसटी? ये डिपेंड करेगा अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स कि वो नेचर ऑफ आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप उन झाड़ों का वहां पर क्या उपयोग करने वाले हो। अगर कोई पर्सन बोलता है नहीं मैं ये जितने भी झाड़ है इनमें हर्बल मतलब दवाइयाँ बन सकती हैं इनसे, मैं इनका यूज कर लूंगा, सरकार बोलेगी बैठ जीएसटी इस पे। फिर एक आदमी बोला नहीं नहीं ये झाड़ तो पूरे जंगली हटाओ जमीन से, यहाँ मेरे को बिल्डिंग बनानी है, वो लिया पूरे को कटवाया जला दिया, हो गया खत्म कहानी, वो बेच ही नहीं रहा सर, कमर्शियल पर्पस ही नहीं रहा उसका। सरकार बोलती है फिर इस केस में हम भी गुड्स की बात नहीं करेंगे सर, क्योंकि आप समझो झाड़ काटना इज वेरी वेरी नॉर्मल इन इंडिया। कहाँ नहीं कट रहे हैं, गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट के लिए झाड़ काट रही है, समझो मेरी बात, गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट के लिए झाड़ काट रही है। मेरी अगर जमीन है उसमें झाड़ जंगली झाड़ उगता है तो मैं भी काट रहा हूँ, मैं भी काट रहा हूँ। और वो पुष्पा की थी ना सर, वो भी तो झाड़ ही काट रहा था क्या, चंदन बेचने के लिए। तो सर जीएसटी जब उसको मैं कमर्शियली यूज कर सकूं, कमर्शियली वायबल हो, मैं उसको बेच सकूं, बेच के पैसे मिलते हो तो वो गुड्स, अदरवाइज छोड़ दूंगा उसको, अदरवाइज छोड़ दूंगा, फिर उस पर जीएसटी की बात नहीं करूंगा सर। समझ आया? बैठे है दिमाग में? पक्का? सर्विस पे बढ़ते हैं आगे, चलो सर। सर्विस बेसिकली सिंपल मीन्स एनीथिंग, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटी, ये तीन चीज बाहर किया गया, चेक। बट इंक्लूड्स
सबसे पहला दिया हुआ यूज ऑफ मनी, क्योंकि सर्विस इंटेंजिबल नेचर होता है सर। सर्विस को आप छू तो सकते नहीं हो सर, सर्विस को हम अवेल कर सकते हैं। किसी की भी सर्विस को, चाहे मेरी सर्विस हो चाहे किसी की भी सर्विस हो, आप उसको अवेल कर सकते हो, छू नहीं सकते हो। तो सर सर्विसेज के केस में इन्होंने सिंपल बोला सर, जहां पर मनी का यूज हो रहा है, जहां पर कोई चीज आप अवेल कर रहे हो और उसके लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, सिंपल सर वो सर्विस में कवर होगा, उस पर जीएसटी है। दिल्ली का स्टार्टअप अभी बहुत वायरल चल रहा है, देखिए कि नहीं लिंक्डइन में ही चल रहा है सर, भयानक वायरल चल रहा है सर। दिल्ली में मैं तो नहीं गया हूँ, बट सुना है मैंने दिल्ली में एक लाजपत नगर करके है, मैं नहीं गया हूँ, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो वहां पर लाजपत नगर है, तो वहां पर लोग खरीदी करते हैं तो सामान बैग वगैरह बहुत हो जाते हैं। नाउ यू कैन हायर अ पर्सन फॉर दैट बैग्स, मतलब वो आपके बदले बैग उठाएगा और आपके घर तक चलेगा। हाँ, कुली कुली प्लेटफॉर्म में तो उसको रेलवे में कुली बोल देते हैं, बट बाहर उसको बड़ी इज्जत से नाम दिया गया है, कैरी मैन, बड़ा प्यारा सा नाम दे दिया गया है। जीएसटी सर्विस, क्या लगता है सर्विस है जीएसटी? है भाई, 1 घंटे का 150 रुपए, सीरियसली 1 घंटे का 150 रुपए, मतलब उस स्टार्टअप को लेके इतना इतना वायरल हो रहा है वो कि कुछ भी इंडिया में लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टअप शुड बी ए नाइस थिंग, टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कुछ इनोवेशन, इसमें काय का इनोवेशन था, भारी खतरनाक सॉल्यूशन है भाई। सोच, मतलब यार कोई आदमी सामान भी नहीं उठा पा रहा है अपना, तो इतना सामान ही क्यों ले रहा है? सुन के भी, अभी अगर मैं बताऊं, लिटरली बता रहा हूँ, अपनी जनरेशन को आजकल चीजें नॉर्मल लग रही है। अभी अपने पेरेंट्स के सामने एक बार बोल के देखना कि अपन ना एक जन को हायर कर सकते जो अपने बदले सामान उठाएगा, बोले कूली है क्या, सीधा पूछेंगे कूली वाला काम कर रहा है क्या कोई? क्योंकि ये हम रेलवे स्टेशन में देखते हैं, हमारी मेंटेलिटी रेलवे स्टेशन की इस चीज को लेके। बाहर अभी मैं किसी को बोलूंगा, बोलेंगे पागल है क्या बे, खुद का सामान खुद उठाना बे, और 1 घंटे का 150 रुपए, वो मिनिमम स्टार्टिंग लिखा हुआ है वहां पर, मतलब और का तो मेरे को पता ही नहीं है, स्टार्टिंग का तो मेरे को पता है 149, बाकी मेरे को नहीं पता भाई। तो आजकल सर्विसेज की तो कोई लिमिट ही नहीं रही, इतनी वैरायटी और इतनी कुछ हो चुकी है सर्विसेज में, बाप रे बाप, बाप रे बाप, इतनी वैरायटी और इतनी चीजें सर्विस की लिमिट ही नहीं है। गुड्स के अलावा बाकी सब चीज सर्विस, और इतनी सर्विस, इतनी वैरायटी सोच ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते आजकल कितनी वैरायटीज है सर्विस की, और कहाँ कहाँ सर्विस है, बाप रे बाप, बाप रे बाप। तो कभी कोई मुझसे पूछता है यार सर्विस, सर कुछ स्पेसिफिकली सर्विस बता सकते हो? नहीं। सर्विस को कोई स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकता है? नहीं, क्योंकि इतनी वैरायटीज है सर्विस में, बाप रे बाप। इंडिया का सर्विस सेक्टर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। करेंटली इंडिया का सर्विस सेक्टर अप्रोक्सीमेटली 33% के ऊपर जा चुका है, 33% के ऊपर, 100 में से 33%, मतलब 1/3 तो सर्विस सेक्टर हो चुका है। इतना बड़ा है सर्विस सेक्टर, और कम नहीं होगा, ये और बढ़ेगा सर्विस सेक्टर। जितने लोग आलसी होते जाएंगे या जितनी प्रॉब्लम्स पता चलती रहेगी, और सर्विस आएगा और आएगा। तो सर्विस सेक्टर फास्ट ग्रोइंग। तो सर्विस में इन्होंने बोला सर जहां पर यूज ऑफ मनी हो रहा है, इन्होंने प्यार से यूज ऑफ मनी बोल के बहुत छोड़ दिया, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है हमें भी नहीं पता कि कौन कौन सी सर्विस आ सकती है। अब कौन सोचा था इस सामान बाहर उठाने वाला, मेरे को रेलवे स्टेशन में कूली की आदत है, मेरे को बाहर किसी के सामान उठाने की आदत ही नहीं है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है, और रायपुर में तो अभी भी नहीं है ये चीज। सर्विस, जीएसटी, यूज ऑफ मनी, अरे समझ। एक ये वाला पॉइंट है जहां पर अपन एक करेंसी के डिनोमिनेशंस को दूसरी करेंसी के डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करते हैं, डॉलर से यूरो, यूरो से पाउंड, पाउंड से रुपए, ये रुपीज से येन, कुछ भी कन्वर्ट करो, सरकार बोलती है सर ये सर्विस है, इस पे जीएसटी। क्वेश्चन इस पे ये आता है सर कि कितने पे जीएसटी होगा। मान लो मेरे पास $100 है, $100 को मैं रुपीज में कन्वर्ट किया, एक बार के लिए 95 रुपीज मान लो, उसी के अप्रोक्स चल रहा है। तो $100 है, उसको 95 में कन्वर्ट किया तो रुपीज में वो कितना हो गया, 9500 हो गया। क्वेश्चन ये आया कि 9500 पे जीएसटी है। क्या लगता है कि जो पर्सन उसको कन्वर्ट कर रहा होगा
वो कुछ कमीशन चार्ज कर रहा होगा, फ्री में कोई नहीं करता। मनी चेंजर्स लोग होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि वो करेंसी एक्सचेंज करते हैं, मनी चेंजर्स होते हैं, या बैंक से भी कर सकते हो, बैंक भी करता है, और ऑथराइज डीलर्स भी होते हैं जो लोग ये काम करते हैं। क्वेश्चन ये है सर, जीएसटी क्या लगता है डेफिनेटली है। आप कभी भी कोई भी कर, इसको तो अपन वैल्यू सप्लाई चैप्टर में सीखेंगे भी कि कैसे वैल्यू निकालते हैं, बट इस पे जीएसटी है जीएसटी, और सही भी है इस पे जीएसटी, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक करेंसी से दूसरी करेंसी की डिनोमिनेशन में एक्सचेंज कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी है। तो क्वेश्चन मेरा ये भी है कि मान लो मेरे पास 500 की नोट थी, अब मैं उसको 100 की 5 नोट बना लिया, इस पे जीएसटी। करेंसी कुछ भी डिनोमिनेशन चेंज नहीं हो रहे, सरकार बोली इस पे जीएसटी की बात नहीं है सर, इस पे क्यों जीएसटी? पर सरकार बोली मान लो एक एग्जांपल, मान लो मैंने किसी को 500 की नोट दी और उसने मुझे बोला भैया मैं 100 के 4 ही दूंगा। सरकार बोली वो जो तेरे पास 100 रुपए वो सामने वाला एक्स्ट्रा रख लिया ना, ये उसका कमीशन, और कमीशन पे जीएसटी। अरे समझ, तो कोई भी ट्रांजैक्शन किसी पे जीएसटी है कि नहीं मैं पहले से नहीं बता सकता, मुझे देखना पड़ेगा सर कि वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, किस तरीके से वो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, और उसमें कमीशन या किस चीज का इन्वॉल्वमेंट है, उस पर डिपेंड करेगा सर कि जीएसटी होगा कि नहीं। आ रही बात समझ? पक्का बैठा दिमाग में? सिक्योरिटीज को अपन बाहर किए थे जीएसटी से, बाहर किए थे ना अपन, तो गुड्स से बाहर कर दिए थे, तो जीएसटी तो आसपास भी नहीं है सर। पर इन्होंने बोला सर स्टॉक ब्रोकिंग होती है, स्टॉक एक्सचेंज की सर्विसेज होती है, क्या लगता है इस पे जीएसटी? हाँ, ब्रोकर्स होते हैं सर, इन्हीं के थ्रू। अच्छा अभी तो आप लोग सबसे ज्यादा ये सुने होंगे कि ग्रो ऐप सुने हो, ग्रो ऐप है, एंजल इन्वेस्टर्स है, ठीक है, बहुत सारे हैं, एक आदमी बहुत सारे हैं, ठीक है। ग्रो की बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वायरल स्टूडेंट्स के बीच में ग्रो है। ग्रो ऐप क्या है पहले तो बताओ, ग्रो ऐप है क्या? एक प्लेटफॉर्म है, एक ब्रोकर है जो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे मतलब डायरेक्टली मेरे थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। डीमैट अकाउंट खोलो, पता है ना अपन डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, डीमैट अकाउंट ओपन करके अपन ग्रो ऐप से शेयर मार्केट में पैसे लगा, आप हो मैं हूं कोई भी पैसे लगा सकते हैं। क्लियर? पक्का? ठीक। क्या लगता है ग्रो ऐप कमीशन चार्ज करता है कि नहीं? करता है। ग्रो ऐप के कमीशन अच्छे होते हैं सर, बहुत अच्छे कमीशन है। ग्रो ऐप कमीशन चार्ज करता है, उस पर जीएसटी है। आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज पूछूं, ये जीएसटी में तो काम का नहीं है, बट डीटी में आप लोग पढ़ते हो, अपन कोई भी सिक्योरिटीज खरीदते हैं तो उस पर एसटीटी लगता है, सुनो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी लगता है। क्वेश्चन ये है उस पर जीएसटी सिलेबस में नहीं है, नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ जीएसटी में नहीं है ये क्वेश्चन आपके उधर डीटी में ही आएगा, इधर क्यों आएगा एसटीटी? क्योंकि इधर कोई काम ही नहीं है, तो आपसे पूछ सकते, क्योंकि एसटीटी भी गवर्नमेंट ही ले रही है सर। एसटीटी पता है ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, या सीटीटी ले लो, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी गवर्नमेंट ले रही है। क्या लगता है इस पे जीएसटी? नहीं, इस पे नहीं होता है जीएसटी, इस पे नहीं होता है जीएसटी। समझ आया? बेटा दिमाग में? पक्का? आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस और दी हुई है, जैसे कि ये पर्सन की डेफिनेशन है, ये मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रीजन ये है इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं, हर आदमी कवर्ड है जीएसटी में, हर आदमी। गनीमत है कि जानवर कवर्ड नहीं है, नहीं तो वो उसको भी कवर कर देते, किस्मत से नहीं है, बाकी सब कवर्ड है, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने, ठीक है, किसी को नहीं। टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया, और इंडिया मतलब जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, अब हम जम्मू एंड कश्मीर को बाहर नहीं रखते, जब हम इंडिया बोलते हैं तो इंडिया इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। अच्छा इंडिया कितना बड़ा है जहां तक जीएसटी जाएगा? सुनियो, कस्टम में पढ़ते हैं कि कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया, ठीक है, फिर
कस्टम में हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है सर, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक जाता है इंडिया, 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया जाता है, बट वो कस्टम में होता है। वही इंडिया की डेफिनेशन यहाँ भी एप्लीकेबल है, बट जीएसटी में इतना काम नहीं आता, कस्टम में बहुत काम आता है, क्योंकि कस्टम में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के लिए डिसाइड करते हो कि इंडिया के अंदर घुस गया माल कि नहीं घुसा, यहाँ नहीं सोचना पड़ता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है सर। समझ आया? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जो टैक्सेबल टेरिटरी नहीं होती, इंडिया मतलब सर जो टेरिटोरियल एरियाज है जो हमारे पानी में भी समुद्र में भी कुछ 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया होता है सर, और उसके आगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं सर, कुछ और भी एरियाज होते हैं, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक आगे कहानी बढ़ती है, बट वो स्पेसिफिक गुड्स के लिए बढ़ती है, हर चीज के लिए नहीं बढ़ती है, वहां तक इंडिया होता है सर, वहां तक इंडिया होता है सर। ये हम कस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सर, क्योंकि कस्टम में इसका बहुत यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। सप्लायर कौन होता है? जो पर्सन सप्लाई करता है गुड्स या फिर सर्विसेज, क्या उसके एजेंट्स कवर हो जाएंगे? हाँ, आप बताओ क्या लगता है, एजेंट्स कवर हो जाएंगे? मेरा क्वेश्चन, सर्विस में एजेंट हो सकता है? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी क्या एजेंट हो सकते हैं? एग्जाम्पल, बिल्कुल सर, गुड्स में भी एजेंट हो सकते हैं, गुड्स में तो बहुत नॉर्मल है कि हम एजेंट के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज में भी एजेंट हो सकते हैं, और होते ही है। एलआईसी खुद का इंश्योरेंस बेच रहा है, एक मिनट के लिए रुक के सोचो ना, एलआईसी खुद का इंश्योरेंस बेच रहा है, वो भी तो अपने एजेंट के थ्रू ही आगे प्रोवाइड कर रहा है सर इंश्योरेंस वाला काम। तो एजेंट हर जगह होते हैं, गुड्स में भी हो सकते हैं, सर्विसेज में भी हो सकते हैं। समझ आया? तो इन्होंने बोला भाई सप्लायर, हम सिंपल क्लियर करते हैं कि सर कोई भी ऐसा पर्सन जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करे या उसके बिहाफ में भी कोई पर्सन कवर कर रहे हैं, तो वो भी चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, किसी भी तरीके से पर्सन हो, हम उसको सप्लायर में कवर कर लेंगे सर। इससे रिलेटेड मैं आपको एक सर्कुलर पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा सर्कुलर है जो हम सीखेंगे आगे, क्लाउड स्टोरेज को लेके, बहुत अच्छा सर्कुलर है कि इंडिया से बाहर क्लाउड स्टोरेज, एप्पल की बात कर लो, एप्पल का क्लाउड स्टोरेज इंडिया में नहीं है सर, इंडिया से बाहर है सर, बट इंडिया में क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी लोग यूज कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि उसमें सप्लायर कौन है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। एप्पल है, ये क्लाउड स्टोरेज वाले हैं, कौन है सप्लायर, ये हम पढ़ेंगे, अभी टाइम है थोड़ा सा, ठीक है। रिसिपिएंट कौन होता है? ये बहुत जनरल था, थोड़ा सा और स्पेसिफिक। ठीक, जिसको पे करते हैं वो रिसिपिएंट, चाहे गुड्स हो या सर्विस, और अगर पैसा ना हो बीच में तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना कि पैसा नहीं है तो जीएसटी नहीं है, पैसा नहीं है तो भी जीएसटी है, अभी शेड्यूल 1 पढ़ने वाले वो जिंदा है, जहां पर पैसा नहीं है तो भी जीएसटी है। बताओ, अगर पैसा नहीं है तो फिर रिसिपिएंट को, अरे सिंपल एग्जांपल ले लो यार, एकदम सिंपल एग्जांपल ले लो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को थ्रू जोमैटो केक भेज रहा हूँ, उसका बर्थडे, कौन रिसिपिएंट? ऑर्डर मैंने किया, पैसा मैं दे रहा हूँ, वो फ्री में ले रही है, मैं रिसिपिएंट हूँ, क्योंकि यहाँ कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, यहाँ तो सिंपल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। मान लो सर क्या बोलते हैं, चल एक एग्जांपल ले लो, आप मेरे पास पढ़ने आए, मैं आपको फ्री में जीएसटी पढ़ाया, कौन रिसिपिएंट? मैं तो सप्लायर हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरे को क्यों घसीट रहे हो, मैं तो सप्लायर हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, रिसिपिएंट कौन? आप समझो, जब कंसिडरेशन नहीं होता ना तो थोड़ी सी लड़ाई है, क्योंकि जहां कंसिडरेशन है वहां लड़ाई नहीं है, जो पैसा दे रहा है वो रिसिपिएंट, बात ही खत्म हो गई। बट जहां कंसिडरेशन नहीं होता वहां पर हमें सोचना पड़ता है कि सर अगर वो गुड्स है तो वो गुड्स किसको डिलीवर किए जा रहे हैं या गुड्स किसको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं।
अगर कंसिडरेशन नहीं है तो, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो गुड्स किसको डिलीवर किए जा रहे हैं या अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अच्छा, फिर सर्विस में बताओ भाई, सर्विस के केस में जिसको सर्विसेज रेंडर की जा रही है सर, जो सर्विसेज अवेल कर रहा है वो रिसिपिएंट, जिसको हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं या सर्विसेज अवेल कर रहा है वो पर्सन रिसिपिएंट कहलाएगा। अब कंसिडरेशन वाला बात इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सर क्या होता है, कई जगह कंसिडरेशन होते हैं और कई जगह नहीं भी होते, डिपेंड करता है। कई बार कंसिडरेशन होता है और कई जगह नहीं होता। जहां होता है वहां तो कभी कोई लड़ाई ही नहीं है रिसिपिएंट को लेकर, जहां नहीं होता है ना वहां पर लड़ाई होती है कि भैया सर्विसेज किसको दी जा रही है, क्योंकि ये इंडिया है। ऐसा नहीं है यहाँ लोग फ्री में किसी के लिए कुछ नहीं करते, करते हैं, फ्री में भी चीजें बहुत सारी हो रही है, तो वहां पर डिसाइड करना जरूरी है रिसिपिएंट। अच्छा, रिसिपिएंट के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं, वाई? एग्जैक्टली हम रिसिपिएंट के लिए लड़ इसलिए रहे हैं, अबे पहले रिसिपिएंट पता चलेगा तब तो पता चलेगा टैक्स कौन पे करेगा। सर सिंपल सा नियम है, सप्लायर सप्लाई करता है रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करता है और किसको दे देता है, गवर्नमेंट को। तो जब तक ये आदमी नहीं पता है टैक्स किसका, कैसे दोगे आप, किसको दोगे आप, मेरे को ये बताओ, टैक्स दोगे ही किसको, किससे लोगे टैक्स आप? तो इसीलिए हम रेसिपिएंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक रिसिपिएंट नहीं पता टैक्स ही नहीं होगा, चोरी हो जाएगी टैक्स की, तो इसीलिए रिसिपिएंट पता करना जरूरी है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि रिसिपिएंट में भी एजेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर मैं नहीं हूं अवेलेबल तो मैं बोल सकता हूं मेरे भी आपने मेरा पर्सन है जो मेरे अंडर एक्ट कर रहा है, वो रिसिपिएंट बन जाए, वो गुड्स ले ले। आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ये आप लोगों के साथ ऑफिस में होता है। आप लोग ऑफिस में जाते हो, कई बार ऑफिस में क्या होता है, आपके जो ऊपर बॉस रहते हैं, मान लो कोई बड़ा पर्सन आया ऑफिस में, बड़ा क्लाइंट है आपका, वो बड़ा क्लाइंट कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज लेके आए, आपका बॉस नहीं है, तो वो क्या करता है, आपके पास छोड़ के चल जाता है डॉक्यूमेंट, भैया वो सर आएंगे तो सर को दे देना ये डॉक्यूमेंट। उस टाइम कुछ टाइम पीरियड के लिए एज अ रेसिपिएंट आप एक्ट करते हो, कुछ टाइम पीरियड के लिए वहां पर एज एन एजेंट ही आप एक्ट कर रहे हो, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट तो किसको जाना है, बॉस को जाना था, बट बॉस तो है नहीं सर, तो उस टाइम आप बॉस के बिहाफ में एज एन एजेंट एक्ट करते हो और वो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स ले लेते हो। आ रही बात समझ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। इवन कई बार जिस क्लाइंट का आप काम कर रहे हो, ऑडिट का काम कर रहे हो, अब वो बंदा क्लाइंट मिल ही नहीं रहा है, कई बार नहीं मिलता है, तो कई बार हम क्या करते हैं, उसके नीचे जो अकाउंटेंट होता है उससे बात करते हैं, अरे भैया वो तो सर तो अभी बिजी है आपके, एक काम करो आप ही मेरे को ये टेली का डाटा दे दो, ये डॉक्यूमेंट भेज दो, करना पड़ता है भाई, बहुत प्रैक्टिकल है। समझ आ रहा है, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट के केस में भी एजेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हो। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम वर्ड हम समझे। ऑनलाइन गेमिंग पता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सिंपल, जहां पर सर बिना इंटरनेट के कुछ नहीं होगा, जहां इंटरनेट बीच में आया वही ऑनलाइन गेमिंग। बट ये ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट बड़ा जबरदस्त है सर, इसमें पैसा भी होता है, ठीक, लोग पैसा भी लगा सकते हैं। क्या लगता है, सोना चांदी? ऑनलाइन मनी गेमिंग में क्या लगता है, हम सोना चांदी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? क्यों? एज अ सिक्योरिटी आप रखवा देते हो, जीते तो ठीक, हार गए तो वो रख लेंगे उसको। मनी, मनी वर्थ, और सबसे बड़ी लड़ाई तो आजकल इसकी हो गई है, क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइंस वगैरह सुने होंगे, ये तो और बवाल चल रहा है सर। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप, बहुत बड़ा। पैसे पे भी बात हो रही है, कमोडिटीज पे भी बात होने लग गई है, और ये बिटकॉइंस वगैरह लोग यूज कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। और भी वर्चुअल डिजिटल एसेट है, ऐसा नहीं है कि एक ही है, बहुत सारी है। बिटकॉइन इसलिए बताया क्योंकि सबसे ज्यादा हम बिटकॉइन जानते हैं, बट ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है, बहुत सारी, बहुत सारी। इंडिया ने भी निकाल लिए, पता है,
इंडिया की भी अपनी वर्चुअल डिजिटल एसेट है। अभी इतना ज़्यादा ट्रेंड पे नहीं है, लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है, बट है, इंडिया की भी अपनी वर्चुअल डिजिटल एसेट है। बट हम ज़्यादातर डॉलर वगैरह या क्रिप्टो करेंसीज के पीछे भागते हैं क्योंकि उनकी वैल्यूज ज़्यादा होती है ना, इंडिया की भी इतनी ज़्यादा वैल्यू वाली नहीं है। समझ आया? बिजनेस पढ़ने की आई पर्सनली थिंक जरूरत नहीं है सर। बिजनेस क्या होता है, क्योंकि इतना बड़ा डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको आप कितना पढ़ोगे, और ये कभी खत्म नहीं होता क्योंकि इंक्लूड्स। तो इन लोग का कहना है सर बिजनेस में तो कोई भी चीज और ऐड होती ही जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी सर। तो बिजनेस वाली डेफिनेशंस नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में कभी ऐसा आएगा भी नहीं क्वेश्चन, कभी फाइनल में तो नहीं आएगा व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। ऐसा तो कभी नहीं देखने वाले हो आप एग्जाम में कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। इवन बिजनेस की सब जो ट्रांजेक्शन है वो भी आपको एग्जाम में नहीं देने वाले, ऐसे ऐसे नहीं आते। कभी भी एक ट्रांजेक्शन दिया रहता है, उस पर वो चार्ज कर चेक करते कि एक बच्चा जीएसटी चार्ज कर रहा है कि नहीं। सारी बात समझ बैठे दिमाग में। इसके आगे आते हैं हम सर, कुछ चीजें हैं हम आगे आगे धीरे धीरे ये जो पॉइंट्स दिए हुए धीरे धीरे आगे कवर करेंगे सर, बहुत सारी चीजें आगे कवर करेंगे। अब जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट होता है, वो टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? सप्लाई। मतलब सप्लाई नहीं है तब तक जीएसटी नहीं है सर। तो कोई भी चीज सप्लाई पे कवर होने के लिए, आप लोगों के लिए मैंने पहले ही बताया था, आप लोगों के टाइम जन्नत हो गया। आप लोग एक जीएसटी पढ़ते हो, मैं जब सीए फाइनल निकाला था तो हम लोग पढ़ते थे एक्साइज, सर्विस टैक्स, वेट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सब पढ़ते थे हम लोग। तो वहां पर हर का टैक्सेबल इवेंट अलग होता था, हर का टैक्सेबल इवेंट अलग। अरे बाप रे, हर का टैक्सेबल इवेंट याद रखना पड़ता था। आप लोग में सिंपल है, जीएसटी में सिर्फ सप्लाई ही एक टैक्सेबल इवेंट है। अगर सप्लाई है तो जीएसटी है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी भी नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर चीजें बहुत प्रिसाइज हो गई। तो इन्होंने सप्लाई को डिफाइन किया सेक्शन 7। बहुत कॉमन एक क्वेश्चन है, सेक्शन याद होना चाहिए? नो, ना भी याद हो तो भी काम बनता है सर। याद रखे तो कोई फायदा? यस, अगर आप याद रखते हो और आप अपने आंसर्स में प्रेजेंट करते हो, मार्क्स मिलते हैं। मैंने एआईआर की मार्कशीट देखी है, ऐसा नहीं है कि वो कोई सेक्शन लिख रहा है तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए या उसका आंसर नहीं काटते, काटते उसका भी आंसर है भाई, ऐसा नहीं है। अंतर ये होता है कि जब आप सेक्शन लिखते हो तो आप आधी भीड़ से बाहर हो जाते हो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को जितना नॉलेज है, अगर 100 बच्चे फाइनल के एग्जाम से जा रहे हैं तो 50 स्टूडेंट तो ऐसे जो सेक्शन नहीं लिखेंगे। शर्त लगा लो मेरे से, नहीं लिखेंगे। 50 क्या, 50 तो कम बोल रहा हूं मैं, बल्कि 60-70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेक्शंस नहीं लिखते। अब जब आप कोई चीज का सेक्शन याद करते हो, आई एम नॉट सेइंग ईच एंड एवरी सेक्शन याद होना चाहिए, हर सेक्शन नहीं याद हो सकता, बहुत सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन याद होना चाहिए। अगर आप सेक्शन लिखते हो ना तो आप एग्जामिनर को ये बताते हो कि बाकी जो भीड़ है उससे ज्यादा मेरे को आता है, बाकी भीड़ से ज्यादा मेरे को आता है। तो बाकी भीड़ से जब आपको ज्यादा आता है ना, तो वो आपका पेपर जब चेक करता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस पे चेक करता है कि यार बच्चा सेक्शन लिखा है, पढ़ा है, इसको पता है। हो सकता है प्रोविजन की लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर कर दे, बट सेक्शन लिखा है मतलब इसको पता है कि ये बातें इस सेक्शन में हुई है। और जो सेक्शन नहीं लिखता हो, एग्जामिनर उसका पेपर कैसे चेक करता है? भाई ये जनरल लिख रहा है, इसको सेक्शन नहीं पता ये किस सेक्शन की बात हो रही, पर ये जनरल लिख रहा है। अब जनरल में वो प्रोविजन जितना अच्छा लिख ले, तो सेक्शन याद हो तो बेस्ट है, ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट याद कर लो तो ज्यादा बेटर रहता है सर। तो सेक्शन 7 सप्लाई को डिफाइन करता है, और सप्लाई के 5 पैरामीटर्स। सबसे पहला गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। हम इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ लिए सर। अब बात आती है इस पे, ये करके लड़ते हैं सर, कंसिडरेशन। और इसी को लेके अमेंडमेंट हुआ है, इसी को लेके अमेंडमेंट मतलब एक सर्कुलर आया है सर कंसिडरेशन का। क्या वो लगता है सर कंसिडरेशन क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, कंसिडरेशन क्या होता है? Goods या सर्विस लेने के लिए goods या सर्विस लेने के लिए अपन बचपन में याद है जब छोटे से थे फाउंडेशन में, तो फाउंडेशन में अपन ऐसे पढ़ते थे, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। याद है बचपन में, बहुत बचपन में हम वही पढ़ते थे। कंसिडरेशन वर्ड का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। तो कोई भी चीज अगर इन रिटर्न में हो, चाहे गुड्स हो, सर्विस हो, चाहे मनी के फॉर्म में हो, नॉन मनी के फॉर्म में हो, कैसे भी हो, सब चीज कंसिडरेशन होती है, सब चीज कंसिडरेशन होती है, सब सब कंसिडरेशन होता है। इन्होंने बोला सर आप कोई पेमेंट करो
वो कंसिडरेशन है। पेमेंट मत करो, कोई चीज आप दे दो, वो भी कंसिडरेशन है। आप पैसा दे दो तो कंसिडरेशन, पैसा ना दो बट कोई चीज ऐसी कर दो या कोई चीज ना करो जिसकी मनी के टर्म्स में वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, तो वो भी कंसिडरेशन। इसमें ना एक अच्छा भी बड़ा प्यारा सा किस्सा था। आपको पता है वो बाहुबली मूवी सुने, ठीक देखे भी होगे। बाहुबली मूवी जब बन रही थी ना, जो प्रभास उसका एक्टर था, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था डायरेक्टर ने कि जब तक बाहुबली मूवी बन रही है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, और 3 साल, कुछ 3 साल या 5 साल लगे थे कुछ उसको बनने में, तब तक वो कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं कर सकता था। लिटरली आप लोग गूगल कर सकते हो, साइन नहीं कर सकता था। मतलब प्रैक्टिकली आप किसी को दूसरा कुछ काम करने से रोक तो रहे हो। क्या लगता है वो फ्री में रुक गया होगा कि उसके लिए पैसा लिया होगा? और मीन्स आपने रोका ना उसको। आप लोग भी जब सीए बन जाओगे, जिस ऑफिस में आप लोग बहुत टाइम से काम किए, तो आप उस ऑफिस के कल्चर को समझ गए हो, काम समझ गए हो, आपके दिमाग में चीजें, क्लाइंट क्या है क्या नहीं है, सबकी कहानी सब समझ चुके हो, बैठ गया आपके दिमाग में। अब जिस दिन सीए बनोगे ना, सबसे पहले आपका जो इमीडिएट बॉस है, जो भी है, वो आपको एक ऑफर देगा बड़ा प्यारा सा, ज्वाइन कर ले यही ऑफिस में यार। सीरियसली आप अपने सीनियर्स या साथ वालों से पूछ लेना, यही ऑफर देते हैं, ज्वाइन कर ले यार यही ऑफिस। क्योंकि उसको भी पता है आप इस ऑफिस में 2 साल बिता चुके हो, अब आपको यहाँ का सब कुछ पता चल चुका है। अब आपको क्लाइंट बोलना नहीं पड़ता है कि किसकी बुक में क्या है क्या नहीं है, पूरा समझ चुके हो। अभी नया, ऐसा नहीं है नया बंदा भी ले सकते हैं, बट नया रहेगा तो पहले उसको 6 महीना बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या काम है क्या नहीं है। तुम सीखे हुए हो, तो वो बड़ा प्यारा सा ऑफर देते हैं। अब यहाँ पर ऑफर किस टाइप से होता है, वो आपको बेसिकली पार्टनरशिप के लिए बोलते हैं, पार्टनरशिप कर ले यार। क्योंकि क्या होता है, वो आपको उस टाइम वहां पर वो पैसा नहीं देना चाहता कि भाई तू आगे कहीं साइन वाइन कहीं और नहीं ज्वाइन करेगा करके, वो आपसे ऐसा नहीं करते। नहीं तो पैसा भी चाहे तो वो पैसे पे भी एग्री कर सकते हैं कि भाई तू अगले 5 साल मेरे यहाँ रहेगा, तू अगले 5 साल रहेगा तो मैं तेरे को लमसम इतना पैसा दे रहा हूँ, तू कहीं और ज्वाइन नहीं कर सकता। और ये कहाँ पर होता है पता है? बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, बड़ी बड़ी जगह पे होता है, जहाँ पर आपसे बॉन्ड वगैरह साइन करवा लेते हैं और एक अमाउंट दे देते हैं कि आप इससे ज़्यादा कहीं और ज्वाइन नहीं कर सकते। तो वो भी कंसिडरेशन है। हाँ, नॉन कम्पिटिंग एग्रीमेंट होते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी होते हैं, उसके लिए भी कंसिडरेशंस बनते हैं। अरे बात समझ, एक लड़ाई इस पे हुई, और ये बहुत सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आप लोगों से, ध्यान से सुनो। मेरे घर में ना एयरटेल वाला आया है वाईफाई लगाने के लिए, ठीक है। और उसने मेरे को बोला भैया वाईफाई लगाने का मैं 2,000 रुपये लूंगा। मैं बोला बाप रे, सिर्फ लगाने का 2,000 लोगे? बोले हाँ भैया 2,000 लूंगा, पर चिंता मत करो, अगले 3 बिल में मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। मैं बोला मतलब मेरे जेब से पैसा नहीं है? बोले नहीं भैया, आपके लिए आप देखो तो फ्री में ही लगा है, अगले 3 बिल में तो ये एडजस्ट हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये, 2,000 रुपये अगले 3 बिल में एडजस्ट हो जाएगा, क्या ये कंसिडरेशन? क्योंकि अगर आप इसको कंसिडरेशन बोलोगे तो मैं इस पे जीएसटी की बात करूंगा, और अगर आप बोलोगे नहीं सर ये तो कंसिडरेशन ही नहीं है, तो जीएसटी की बात भी नहीं करूंगा मैं आपसे। सोचो सोचो। अच्छा चलो एक छोटा सा और प्यारा एग्जांपल बताता हूँ, परसों की बात है। मैं गया एथर शोरूम में, मेरी फैमिली में एक जन है उनको एथर लेना था। हम एथर के शोरूम गए, एथर के शोरूम वाले को बोले भैया एथर बुक कर दो। बोला 1,000 रुपये लगेगा भैया। बोला ठीक है भैया 1,000 रुपये ले लो, बुक कर दो एथर। बोला भैया अगर इन केस नहीं दे पाया तो ये 1,000 रुपये रिफंडेबल है। क्वेश्चन जीएसटी। बताओ आप लोग से पूछ रहे हैं। बताओ आपको।
क्वेश्चन समझ आया मेरा? क्या बोला मैं? क्वेश्चन समझ आया मेरा? मैं तो एकदम आप शाम को जाके देख लो, आज जाके देख लेना एथर शोरूम वाले से, मतलब ये एथर बुक करना है, वो 1000 रुपये ले लेगा आपसे। क्वेश्चन ये है मेरा, जीएसटी। सर्विस तो देगा ही। हाँ हाँ, बुकिंग सर्विस है सर, और रिफंडेबल भी है। इन केस अगर मैं बुकिंग कैंसिल कराता हूँ तो वो 1000 रुपये मुझे वापस कर देगा। क्वेश्चन मेरा यही है, जीएसटी। हाँ करते करते हैं, 1000 रुपये करेगा ना एडजस्ट, फ्री का थोड़ी के भाई। सिंपल है। वो 1000 रुपये जब मैं गाड़ी उठाने जाऊंगा, तो मान लो 1,50,000 की गाड़ी, एक एग्जाम्पल है, तो बाद में मेरे से वो 149 ही लेगा, एडजस्ट कर देगा, जीएसटी है। पर मान लो मैं एक दिन बाद गया, मेरा मन चेंज हो गया, नहीं यार ऐसा नहीं लेता, आई क्यूब लूंगा, तो मैं उससे कैंसिल कराया, रिफंड हो जाएगा। रिफंड हो गया तो जीएसटी नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। समझ आई बात? तो अगर हम किसी के पास कोई पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं और अगर वो रिफंड में आ जाए, जीएसटी नहीं है। अगर वो डिपॉजिट एडजस्ट हो जाए तो फिर जीएसटी है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है सर, बहुत प्रैक्टिकल। जितने स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट अगर रेंट पे रहता है कहीं पर भी, तो रेंट पे रहने के लिए डिपॉजिट कराना ही पड़ता है। वो डिपेंड करता है, कोई 1 महीने का लेता है, कोई 2 महीने का डिपॉजिट, डिपॉजिट देना ही पड़ता है। अब डिपॉजिट जब देता है तो कई स्टूडेंट ये डिपॉजिट रिफंड ले लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट तो एडजस्ट करवा देते हैं, भैया आखिरी के 2 महीने में एडजस्ट कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट एडजस्ट करवा देते हैं। ये जो एडजस्ट करवा रहे हैं, इट्स अ कंसिडरेशन, इस पे जीएसटी है। समझ आई बात? पक्का? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। इसी को लेके एक अमेंडमेंट आया है, वो मई 27 के स्टूडेंट्स के लिए, वो हम वैल्यू सप्लाई चैप्टर में बताऊंगा। बड़ा मस्त मस्त सर्कुलर आया है, बड़ा प्यारा सा, और इतनी प्यारी लड़ाई है। आप लोग सोचोगे सर ये तो हमारे बाजू में ही चल रही थी, हम लोग तो कभी सोचा ही नहीं है। बस मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा कि सर कंसिडरेशन किसके तरफ से आना चाहिए, जरूरी है। छोटा सा क्वेश्चन मेरा, आप लोगों ने बोला सर कंसिडरेशन रेसिपिएंट से आना चाहिए, जरूरी है फीस आप ही लोग तो। तभी तो बनते हैं ना उसकी, जो पे करेगा वही रिसिपिएंट है, और जो पे नहीं किया वो रिसिपिएंट नहीं हो सकता। हाँ हाँ, अभी तो अपन सर्विस में ही बैठे ना, अपन तो सर्विस में ही बैठे, गुड्स तो छोड़ ही दो एक बार के लिए, आप पे तो सर्विस का बताओ, आप ही पैसा दोगे, जरूरी है। आपके पेरेंट्स दे सकते हैं भाई, आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर कोई और है वो भी दे सकते हैं। तो कंसिडरेशन क्या किसी की तरफ से भी हो सकता है? सोचो सोचो, 2 मिनट रुक के सोचो। देखो आप लोग सब इतने सीनियर हो गए हो कि सब सी फाइनल के स्टूडेंट हो, प्रोबेबली आप ही लोग फीस दे देते हो, ठीक। मान लो कल के दिन कोई आप नहीं दे रहे हो, किसी के पेरेंट्स आए, मान लो पेरेंट्स आए बोले भैया हम दे रहे हैं, हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ ले, तो फीस तो वो दे दिए। मेरा क्वेश्चन, वो फीस दे रहे, कंसिडरेशन है कि नहीं है? समझो, छोटा मत समझो इसको, बहुत इसी पे सर्कुलर है, इसी वर्ड पे लेके लड़ाई हो गई है कि रिसिपिएंट ही कंसिडरेशन दे सकता है कि कोई भी दे सकता है। समझो, रुको रुको रुको, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर जब मैं वैल्यू सप्लाई चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं वो सर्कुलर पे लड़ाऊंगा, क्योंकि वो वहां की लड़ाई है, वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, उससे कनेक्टेड है, तो वहां पर सीखेंगे। पर यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा हिंट पे लड़ लेते हैं। चलो मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आप दोनों इंटर में AIR थे, 2 मिनट रुकना, सुनना मजा आएगा। आप लोग दोनों इंटर में AIR थे, तो इंस्टीट्यूट आपसे बहुत इंप्रेस होगी। अब आप लोग क्या बोलते हैं, CA फाइनल की क्लासेस कर रहे हो, जस्ट एन एग्जांपल, मेरी क्लास कर रहे हो, ठीक है। तो मेरी क्लास आप फाइनल की IDT की बैठे हुए, अब इंस्टीट्यूट आपके पास आई और इंस्टीट्यूट बोली, ध्यान से सुनना, इंस्टीट्यूट बोली ये बच्चे 50% देंगे, 50% हम देंगे, क्योंकि ये बच्चे बहुत टैलेंटेड है। ऐसा होगा कभी नहीं, बट बता रहा हूँ, ठीक है। ये बच्चे 50% देंगे, 50% हम इनके कोचिंग का पैसा देंगे। क्वेश्चन ये है,
आपसे तो 50% मिला, वो कंसिडरेशन है क्योंकि मैं तो सर्विस आप ही को देने वाला हूँ। मेरा क्वेश्चन बच्चा 50% जो आईसीआई दे रहा है, इज इट अ कंसिडरेशन? सोचो सोचो सोचो, 2 मिनट रुक के सोचो। यही यही सर्कुलर है जिसके लिए हम लड़ने वाले हैं, यही सर्कुलर। नहीं सब्सिडी नहीं है, इट्स नॉट सब्सिडी, इट्स नॉट सब्सिडी। सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी नहीं। सब्सिडी होती तो मैं तो खुद ही बोलता, फिर पढ़ ही क्यों रहे, बात ही खत्म हो जाती। सब्सिडी नहीं है ये सर, सब्सिडी नहीं है। ये तो ऐसा बहुत बस इसको तो maybe और कर लेते हैं। इसी को लेके लड़ाई हुई और इन्होंने बोला सर वेदर बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, और जो पूरा सर्कुलर है वो इस पॉइंट पे लड़ाई पे है सर्कुलर। इन्होंने बोला भैया पैसा कोई भी दे, आप दो, आपके बदले आपकी फैमिली दे, आपकी गर्लफ्रेंड दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पैसा आना चाहिए कोचिंग का, मतलब मेरे सब्जेक्ट का। एनी पर्सन बाय एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन को लेकर लड़ाई हुई। अच्छा, कंसिडरेशन में इन्होंने एक चीज को बाहर करा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सब्सिडी मिलती है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। तो मेरा एक क्वेश्चन फिर, आपको पता है सोलार प्लांट अभी काफी ट्रेंड पे चल रहा है, सोलार घर के ऊपर लगवा रहे हैं, सुनो ठीक है। मैं आपसे एकदम एकदम प्रैक्टिकल बात करूंगा, कुछ भी काल्पनिक भी। मेरा दोस्त लगवाया 3 किलोवाट का सोलार प्लांट लगवाया, ठीक है, अपने घर पे। उसकी कॉस्टिंग बैठी है कॉस्टिंग 2,50,000 से 3 लाख के बीच में बैठी है उसकी कॉस्टिंग कुछ, और उसको गवर्नमेंट सब्सिडी आई है सर। और मेरे ख्याल से सब्सिडी का अमाउंट कितना था मैं भूल गया हूँ, 1,08,000, हाँ 1,08,000 उसकी सब्सिडी आई है। हाँ 2,80,000 का उसका प्लांट लगा है, पूरा ऊपर सब 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 सेट करके 2,80,000 का लगा है, और उसको 1,08,000 की गवर्नमेंट से सब्सिडी आई है। क्वेश्चन ये है, कितना है कंसिडरेशन? क्योंकि आप समझो सर, सोलार प्लांट इज अ गुड्स, इस पे जीएसटी है, और मैं आपको एग्जामिशन चैप्टर ही पढ़ा दूंगा, कहीं सोलार प्लांट को हमने एग्जाम नहीं किया, पूरे जीएसटी में कहीं सोलार प्लांट एग्जाम नहीं है सर, जीएसटी है। क्वेश्चन ये है, जब सप्लायर बिल बनाने बैठा, सप्लायर तो बिल बनाएगा ना, सप्लायर बिल बनाने बैठा तो वो पूछा भैया जीएसटी कितने में लगाओ? समझ रहे हो मेरी बात? प्रैक्टिकली बिल बना 2,80,000 का पूरे वर्क का, बट जब बात जीएसटी की आई तो जीएसटी लगा सर 1,62,000 पे, सॉरी 172 में, 172 में जीएसटी लगा सर। क्यों? सिंपल लॉजिक है सर, 1,08,000 तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है। अब सब्सिडी पे जीएसटी कौन लगाता है? तो फिर गवर्नमेंट पागल है, फिर सब्सिडी क्यों दे रही है अगर सब्सिडी में ही जीएसटी लगवाना था? सब्सिडी मतलब कोई भी चीज की हम कॉस्ट कम करना चाहते हैं, उसका बर्डन कंज्यूमर पे कम करना चाहते हैं। अब तो उसी पे जीएसटी लगा देगा तो मेरे ऊपर तो बर्डन ही बढ़ गया ना फिर। समझ आया? क्लियर हुआ? सब्सिडी किसकी? गवर्नमेंट की। अच्छा, जिससे मेरा दोस्त प्लांट लगवाया, ध्यान से सुनना अभी कुछ अच्छी बात है, जिससे मेरा दोस्त प्लांट लगवाया वो आदमी बोला भैया मेरे से प्लांट लगवाया, जाओ 10,000 रुपये मैं अपने तरफ से आपको सब्सिडी दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है सर, कहानी अगर आपको ध्यान हो तो हमने चालू करी 2,80,000 से, 1,08,000 गवर्नमेंट की सब्सिडी हो गई, ये गवर्नमेंट की हो गई 1,08,000, 10,000 उसने अपने तरफ से सब्सिडी दे दी, वो जिससे सोलार प्लांट खरीदे उसने सब्सिडी दी। प्रैक्टिकली मेरे दोस्त के जेब से कितना गया? 162। क्वेश्चन ये है जीएसटी कितने में? पहला ऑप्शन सर 2,80,000, इंस्टीट्यूट तो ऐसे ही बनाता है। दूसरा 162, तीसरा 172, चौथा नन ऑफ दिस। बताओ सर, सोचो।
वैल्यू से पहले परेशान जो 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 आपको सोचना है, आपको जो सोचना है सोचो। मैंने तो आपको ऑप्शन दे दिया सर, ए बी सी डी। बताओ सर। गवर्नमेंट ने बोला सर सी। सर बी नहीं हो सकता। मैं बोला क्यों भाई, वो भी तो सब्सिडी दिया है। गवर्नमेंट बोली आज तू बोल दिया बट हम तेरे को एक चीज बहुत अच्छे से समझाते थे। अभी अपन वैल्यू सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे आगे, उसमें हम सीखेंगे कि प्राइवेट की जो सब्सिडी होती है वो वैल्यू से कभी रिड्यूस नहीं होती है, गवर्नमेंट की माइनस होती है। मतलब प्राइवेट की सब्सिडी में जीएसटी है, डिस्काउंट नहीं सब्सिडी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड सब्सिडी। नहीं, उसने सब्सिडी दी 10,000 रुपए की। हाँ, बहुत डिफरेंस है। सब्सिडी होती है कोई भी चीज की कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, और डिस्काउंट होता है कोई भी चीज की सेल प्राइस को कम करने के लिए। ये बेसिक डिफरेंस। ट्रीटमेंट वाइज पूछोगे तो बहुत डिफरेंस है। अगर डिस्काउंट है तो हम नॉर्मली माइनस करते हैं, हम अकाउंट्स में भी एंट्री करते हैं, कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट, दुनिया के डिस्काउंट होते हैं, सब माइनस करते हैं हम डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स वैल्यूज में से कम हो जाते हैं क्योंकि हम सामने वाले से पैसे ही उतना नहीं लेते। पर सब्सिडी के साथ खास बात ये होती है सर, पहली बार जब वो सोलर प्लांट लगवाया तो उसने पूरा 2,80,000 दिया है। बाद में आएगी सब्सिडी, आज नहीं आती सब्सिडी। आप एथर या इलेक्ट्रिक कोई भी गाड़ी लेने जाओ, मैं तो उससे पूछा भैया सब्सिडी है, बोला हाँ भैया है, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी। बोला कितनी, बोला भैया 16,000 की सब्सिडी। बोला आज या आज कम लोगे मुझसे, बोले नहीं नहीं भैया आज पूरा पैसा लेंगे। वो सब्सिडी का पैसा आपको 1 साल के अंदर आ जाएगा भैया, अभी तो पूरा पैसा लेंगे हम आपसे। समझ आई कहानी? क्लियर हुआ ये? बैठा दिमाग में पक्का? बट जब बात डिस्काउंट की होती, 1 मिनट के लिए थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसी एग्जाम्पल को। मान लो ये 10,000 रुपए डिस्काउंट होता, एक एग्जाम्पल है कि यही अगर 10,000 डिस्काउंट होता तो फिर कहानी चेंज हो जाती सर, फिर आंसर चेंज हो जाता। फिर मैं आप लोगों की बात इस पे ले आता, क्योंकि डिस्काउंट तो देते टाइम ही माइनस हो जाता है सर। जब हम किसी को सप्लाई करते हैं उसी टाइम हम डिस्काउंट दे देते हैं, माइनस कर देते हैं वैल्यू में से। हाँ 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 होती है ना, प्राइवेट सब्सिडी होती है, प्राइवेट सब्सिडीज होती है, प्राइवेट बहुत होती है सब्सिडी, बहुत होती है प्राइवेट सब्सिडी। समझ आया? सब्सिडी कंसिडरेशन ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? तो अगर आपको ध्यान हो तो हम सप्लाई की डेफिनेशन ही पढ़ रहे थे, अभी हम भगे नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो हमने पहले गुड्स एंड सर्विस सीखा, फिर कंसिडरेशन को लेके लड़ाई लड़ी, बहुत लड़ाई लड़ी। फिर हम अगला समझते हैं सर, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये क्या है, कोई बताएगा? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं मान लो बुक सेल करता हूँ, क्या लगता है इन द कोर्स और फर्दरेंस आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, पढ़ाना है काम है मेरा, तो पढ़ाते पढ़ाते मैं बुक भी सेल कर सकता हूँ, नो इश्यूज। सर मैं पढ़ा रहा हूँ और क्या बोलते हैं मेरा कैफे भी है सर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये कोचिंग इसी के जस्ट बाजू में, मतलब कोचिंग से लगा के अपना कैफे खोल दिया। बोलो कोचिंग प्लस कैफे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आप बताओ। नहीं जीएसटी तो दोनों में, जीएसटी कैफे में भी है, जीएसटी पढ़ाने में। मैं जीएसटी को लेके नहीं लड़ रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्या मेरे पढ़ाने के साथ वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। समझो, मैं आपको ये एग्जाम्पल क्यों दिया, इसके पीछे लॉजिक है और रीजन है। आजकल पता है आप लोग को,
आजकल जो कैफेज बन रहे हैं, एक वर्ड निकला है, वो वर्ड याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पर कैफेज में आप बैठ के काम भी कर सकते हो एंड आप खा पी भी सकते हो। वर्क करके कोई वर्ड यूज कर रहे हो लोग, वर्ड याद नहीं आ रहा है अभी मेरे को। ठीक, तो आप उस कैफे में बैठ के काम भी कर सकते हो, प्रॉपर बैठ के काम करने के लिए भी होता है, और वहां पर लोग खा पी भी रहे हैं। बताओ भाई, वो तो actually इधर कोर्स में वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस आ जाएगा, क्योंकि उनका मेन काम कैफे था, कैफे के साथ साथ उन्होंने उसी को एक्सटेंशन किया है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एक्सटेंशन किया है। बट मेरा काम पढ़ाना है, पढ़ाने के साथ खाना पीना कैसे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अलग ही हो गया वो तो। सारी बात समझ, और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई आदमी पढ़ा रहा है तो उसको बाजू में कैफे खोलना कंपलसरी, कहाँ लिखा है? ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, तो वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है मेरे। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे आते हैं, बड़ी लंबी क्लासेस होती है, जस्ट एन एग्जाम्पल, अभी सी इंटर के बच्चे बैठे, सवेरे 7 बजे से बैठते हैं इन लोग, और 2 बजे घर जाते हैं, वो भी ग्रुप 1 की क्लास, ठीक है, फिर ग्रुप 2 अलग चलता है, क्या पता नहीं। तो भूख तो लगती है भाई सबको, मेरे को भी लगती है। टिफिन सर्विस बताओ भाई, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कोई बिजनेस कोई प्रमोट नहीं चलो इन द कोर्स तो नहीं है, इन द कोर्स तो नहीं है, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना था सर, मेरा काम टिफिन देना नहीं था। इन द कोर्स तो नहीं है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। टिफिन देना कौन सा पढ़ाई एडवांस हो गया भाई? अरे यार स्कूल्स डिफरेंट, स्कूल अलग है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? वर्ड समझो, वर्ड समझो, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस बढ़ाना। क्या ये मेरे बिजनेस को प्रमोट करेगा, हेल्प करेगा, बढ़ाएगा? सोच लो भाई। चलो आप लोग के ऑफिस की बात करते हैं, 1 मिनट के लिए आपके ऑफिस की बात करते हैं, क्योंकि आप लोग ऑफिस जाते हो, बहुत लोगों के ऑफिस पास में भी है घर से, और बहुत लोगों के दूर भी रहती है ऑफिस, तो बहुत सारे लोग टिफिन लेके भी, आप लोग गए होगे तो कभी ना कभी टिफिन लेके या बाहर खा लेते होगे। आपके बॉस है, मेन तो काम उनका सर ये सीए का काम है, उसने बोला यार इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं, यहीं टिफिन की सर्विस स्टार्ट कर लेते। आप बताओ, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अच्छा है, क्या मस्त ऑफिस है, वाह हाँ, यहाँ पर भी मैं ही सर्विस दे रहा हूँ। हाँ, तो आप एक सर्विस के साथ साथ एक और चीज को जोड़ देंगे। यार वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। आप समझो समझो सर, अगर मैं यहाँ पर खाने का खोल के खाना भी प्रोवाइड करूँ बच्चे को, तो वो मेरे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं आएगा। कैसे कैसे वो मेरे बिजनेस को प्रमोट करता है, ये सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। मेन जो कोचिंग्स होते हैं उनका मेन काम पढ़ाना होता है। बट अगर स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में हो सकता है सर, क्यों? स्कूल्स बोर्डिंग स्कूल्स भी होती है, ठीक है, डे बोर्डिंग्स भी होती है, तो स्कूल्स के केस में प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बट आप समझो किसी भी कॉलेज या नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल जहाँ पर बच्चे 12-1-2 बजे तक छूट जाते हैं, वहाँ कैंटीन इज नॉट कंपलसरी, वो उनके फर्दरेंस पे नहीं हेल्प करता सर बिजनेस के। है तो ठीक, ना भी हो तो भी काम बनता है सर, क्योंकि स्कूल हम पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल हम खाने नहीं जा रहे हैं। बट कोई बच्चा डे बोर्डिंग या जो बच्चा बोर्डिंग स्कूल्स में जाता है, वो दोनों चीज सोच के जाता है, मैं पढ़ने भी जा रहा हूँ, मैं खाने भी जा रहा हूँ, वो खाना भी है वहां पर, तो वो सोच फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कुछ बड़े बड़े कोचिंग होते हैं,
कैंटीन्स रखो ना आप, इसीलिए इन लोग कैंटीन्स आउटसोर्स कर देते हैं, खुद नहीं रखते, क्योंकि वो उनके बिजनेस से कनेक्ट ही नहीं करता। अलग ही टाइप की चीज हो जाएगी, कैंटीन अलग चीज हो जाती है, पढ़ाना एकदम अलग चीज हो जाती है। तो वो बोल रहे हमारे बिजनेस में रिलेट ही नहीं करेगा, हम जिंदगी में प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। For example, इस कॉन्टेक्स्ट में वो आप फॉर एग्जांपल या फिर दोस्त के वो दूसरा था, वो बताऊंगा मैं, ठीक है। ऐसा मच फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कोई भी चीज प्रूव करना आपको पड़ता है डिपार्टमेंट में जाके। तो डिपार्टमेंट तो हाथ खड़ा कर, नहीं समझ आ रहा है भाई तू बता, क्योंकि आजकल लोगों के काम इतने वर्सेटाइल हो गए हैं कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में बहुत सारी चीज हो गई है। मैं कोई छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये अंदर का कड़वा सच है जो आप लोग ऑफिस में देखते हो। एक बार बताओ, अपन जिसकी आजकल ऑडिट करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, क्या बुक्स भी अपन ही मेंटेन कर लेते हैं? करते मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी पार्टियां हम ही से बुक मेंटेन कराती है, हम ही से ऑडिट करवा लेती है, हम ही से टैक्स का काम कराती है। बहुत सारी क्लाइंट्स से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, रियल में होते हैं, रियल लाइफ। वहां जो बुक्स का काम करके दे रहा हूँ ना मैं, दिस इज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बुक्स मेरा काम नहीं था, समझो, मेरा काम टैक्स, ऑडिट, फाइनेंस था, ये जो भी काम कर रहा था, मेरा बुक्स का काम नहीं था। बुक्स का जो मैं काम एक्स्ट्रा एक अकाउंटेंट को बैठाया या टैली वाले बंदे को बैठाया, तू बैठ रहे इसका बुक्स मेंटेन कर, वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जैसे जीएसटी रिटर्न डालना, इनकम टैक्स रिटर्न डालना, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा काम है। और कोई बोला भैया मेरे को जीएसटी में रजिस्टर कर दो, मेरे को पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट दिलवा दो, गुमाश्ता लाइसेंस दिलवा दो, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनवा दो, ये मेरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ये मेरा मेन काम नहीं था सर, मेरा मेन काम टैक्स, ऑडिट, फाइनेंस था, और ये सब मैं अपने बिजनेस में फर्दरेंस पे कर रहा हूं। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? टैक्सेबल पर्सन कौन होगा? लाइबिलिटी आती है, जो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर है, जो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर। सर लाइबल कौन होगा? लाइबल टू रजिस्टर कौन होगा? एग्जैक्टली, जिसका टर्नओवर 10, 20, 40, अपन ये 3 लिमिट पढ़ने वाले, 10, 20, 40, इससे ज्यादा पहुंचता है उसका टर्नओवर, तो वो लाइबल टू रजिस्टर है। अब लाइबल टू रजिस्टर में सरकार टैक्सेबल पर्सन में क्यों कवर कर दी, मैं बता रहा हूँ। आधे से ज्यादा इन लोग इंडिया में कैसे पता है? रजिस्टर छोड़ भाई, उनको उनका टर्नओवर 1 करोड़ तक पहुंच जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता अरे जीएसटी में रजिस्टर करना था क्या भैया। बोले भैया मैं तो सोचा वो जीएसटी बड़े लोगों के लिए होता है। बड़े क्या भाई, 1 करोड़ तक तो तू भी पहुंच चुका है भाई, अब तो रजिस्टर कर ले। तो इन्होंने इसीलिए बोला सर कोई पर्सन अगर लाइबल भी है तो भी कवर्ड है, जो रजिस्टर्ड है वो तो वैसे भी कवर्ड है टैक्सेबल पर्सन में, बट जो लाइबल है ना वो भी कवर्ड है। मतलब जैसे ही मेरा टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख के ऊपर गया, एक बार के लिए अपन आगे के कन्वीनियंस समझने के लिए 20 लाख की लिमिट रखते हैं, बाकी 10 और 40 कब अप्लाई होगी वो मैं बताऊंगा। तो सर 20 लाख की लिमिट से जैसे ही ऊपर गया, सरकार बोलती बैठो भाई आप लाइबल टू रजिस्टर हो, आप करो ना करो वो उस बात की बात है, आप टैक्सेबल पर्सन में। क्योंकि सरकार अगर आपको टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में डाली ही नहीं तो आपका काम कभी सप्लाई में आया ही नहीं, आपका काम कभी सप्लाई में नहीं आया तो आप जीएसटी में कैसे आओगे फिर? तो आपको तो सरकार को घसीटना है। तो सरकार ने अपना स्कोप वाइड रखा है कि भैया कोई लायबल है तो भी वो टैक्सेबल पर्सन है, और अगर वो टैक्सेबल पर्सन है हम घसीट के उससे जीएसटी लेंगे, क्योंकि हम उसको सप्लाई में कवर कर देते हैं। टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। दारू बाहर है सर, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बाहर है सर, इस पे जीएसटी नहीं हो सकता सर, एल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं होता है सर। और हाँ सब बाहर है, सब बाहर है, वो है ही नहीं। शेड्यूल 3 के एक्टिविटीज अपन पढ़ेंगे, लिस्ट ऑफ आइटम्स है, सब बाहर है, वो टैक्सेबल सप्लाई की कैटेगरी में ही नहीं जाते हैं सर, वो बाहर है, उन पे जीएसटी की बात नहीं है। अगला, कुछ चीजें जो एग्जेम्प्ट है वो भी टैक्सेबल सप्लाई से बाहर है सर, हम पढ़ेंगे एग्जेम्पशन लिस्ट, लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है, हम पढ़ेंगे सर, उस पे भी जीएसटी की बात नहीं है सर। समझ आया? ठीक, तो ये गुड्स की डेफिनेशन में
5 चीजें कवर हो गई। गुड सर्विसेज, कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल सप्लाई। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने जो सप्लाई की डेफिनेशन रखी है सर, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन्होंने बोला सर ये जो सप्लाई की डेफिनेशन है ये इंक्लूड है। 2 वर्ड का डिफरेंस समझते हो, मीन्स एंड इंक्लूड्स। उतना ही, एग्जैक्टली, मीन्स मतलब जितना दिया है उतना ही, और इंक्लूड्स मतलब सर भाई देख ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसके अलावा भी जो लगेगा वो सब डल जाएगा इसके अंदर। अरे समझ, तो इन्होंने बोला सर सप्लाई की जो हम आपको डेफिनेशन ऊपर दे रहे हैं वो इंक्लूडेड है। तो इंक्लूड्स मतलब हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि भैया ये सब चीजें हो सकती है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, सब 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 आ सकता है। पर ये मत समझ लेना कि यही हो सकता है, इसके अलावा भी कल के दिन कुछ नया अगर मार्केट में आया, कुछ हमें पता चला तो वो भी इसमें है। तो सप्लाई की डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब स्पेसिफिक हो जाती है कि ये मतलब यही होगा, इंक्लूसिव मतलब सब होगा। भाई ये तो एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल देख ले, समझ आ रही बात। सेल ये हम समझते हैं, ट्रांसफर समझते हो क्या होता है ट्रांसफर, कोई बताना चाहेगा? जहां पर हम किसी को कोई भी गुड्स या सर्विसेज के लिए ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, टाइटल, टाइटल ओनरशिप ट्रांसफर करना, दैट इज ट्रांसफर। बार्टर सिस्टम समझते हो, गुड्स के बदले गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स, सॉरी अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है लैंड पे, तो लैंड वैसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, जीएसटी नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन का पहला वर्ड्स था गुड्स और सर्विस होना चाहिए। तो ट्रांसफर जो होना चाहिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल ट्रांसफर होना चाहिए, इमूवेबल के नहीं, इमूवेबल के नहीं। जैसे मैं तेरे को गाड़ी बेचा, मेरी गाड़ी थी, मैं तेरे को अपनी गाड़ी बेचा, तो मैं जब गाड़ी बेचूंगा तो पहले तो वो मेरे नाम की आरसी है, अब तेरे नाम की आरसी हो जाएगी, टाइटल ट्रांसफर हुआ सर, ट्रांसफर। समझ आया? बार्टर सिस्टम पता है, गुड्स के बदले गुड्स। एक्सचेंज पता है, हाँ कोई भी चीज एक्सचेंज, फ्रिज, फोन, टीवी, एसी, कार, एक्सचेंज। लाइसेंस, लाइसेंस बहुत सारी चीज होगी, बहुत सारे लाइसेंस तो एग्जेम्प्टेड है, अपन एग्जामिशन में जाके पढ़ेंगे, बट सर लाइसेंस भी कवर्ड है, हमें बहुत सारे लाइसेंस लेना पड़ता है। एक लाइसेंस, 2 लाइसेंस तो आप लोग जानते हो, गुमाश्ता लाइसेंस, कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो गुमाश्ता लाइसेंस चाहिए उसको, और भी बहुत सारे टाइप के लाइसेंस होते हैं, सबका सबका लाइसेंस। गाड़ी चला रहे हो लाइसेंस ही तो है भाई, बिना उसके कैसे चलाओगे लाइसेंस। अगला है रेंटल, ये सब समझते हो, लोग प्रॉपर्टीज रेंट पे लेते हैं, और मूवेबल इमूवेबल दोनों होती है, ठीक। लीज, लीज और रेंट पे क्या अंतर है? ये क्या बोल रहे हैं? लीज और रेंटल में क्या अंतर है? वो डिपेंड करता है, अब आप लीज के अंदर फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग लीज दोनों में चले जाओ तो वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि रेंटल और लीज में अंतर क्या, कुछ तो डिफरेंस होगा, नहीं तो हम रेंटल एग्रीमेंट अलग क्यों देखते हैं और लीज एग्रीमेंट अलग क्यों देखते हैं? और है डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, है डिफरेंस भाई, दोनों के एग्रीमेंट्स अलग बनते हैं। आप लोग ऑफिस में बैठोगे तो दिखेगा, एग्रीमेंट अलग होते हैं, लीज एग्रीमेंट अलग होता है, रेंटल एग्रीमेंट्स अलग होते हैं। चलो ठीक है, रेंटल एग्रीमेंट्स जो होते हैं बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशंस के होते हैं, और जो लीज एग्रीमेंट होते हैं वो लंबे सालों के लिए होते हैं। अच्छे एग्जांपल्स देता हूँ, मॉल में जितनी भी शॉप्स देख रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं ऑडिट में था, जब काम करता था, तो उस टाइम सिटी मॉल की जितनी भी, अब तो बंद हो गया सिटी मॉल, अब तो बंद ही हो गया सिटी मॉल, पर उस टाइम सिटी मॉल सबसे एक ही मॉल था रायपुर का, इकलौता मॉल था। हाँ 36 भाई,
उसकी ऑडिट करते थे हम लोग। तो सिटी मॉल 36 की जब ऑडिट करते थे ना, तो वहां जितनी भी शॉप थी सब लीज पे थी, सब लीज पे थी। सब ने 10-10 साल की लीज पे लेके बैठा था दुकानें। हाँ, क्योंकि लंबे समय के लिए होती है, रोज दिन शॉप चेंज नहीं होती भाई। कोई भी आदमी मॉल में शॉप खोला है तो 2-5-10 साल चेंज नहीं होती, इसलिए वो लीज होता है। रेंटल शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जैसे आप स्टूडेंट्स कहीं पर भी जाते हो तो हॉस्टल वगैरह में तो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता है, या आप लोग अपने घर किराए पे देते हो या कोई फ्लोर किराए पे देते हो तो रेंट एग्रीमेंट बनवाते हो। वहाँ लीज एग्रीमेंट नहीं बनवाते हो, क्योंकि आपका ऐसा रहता है भाई मेरे को जब तक तेरे से जमेगा जमेगा, नहीं तो निकाल दूंगा, दूसरे को देख लूंगा मैं। इसलिए वहां पर रेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं। लीज एग्रीमेंट वो होते हैं जो लंबी ड्यूरेशन के लिए होते हैं। जैसे रायपुर में स्टेशन रोड है, स्टेशन रोड की आधी दुकानें लीज एग्रीमेंट पे, रेंटल पे नहीं है, लीज एग्रीमेंट पे। इसीलिए गवर्नमेंट उनको अभी नहीं निकाल पा रही है। जितनों का लीज खत्म होता जा रही है गवर्नमेंट उनको निकालते जा रही है, अभी निकलो ये मार्केट तोड़ेंगे हम, क्योंकि लीज लंबे समय की है। रेंटल 11 महीने का ही है, 11 महीने का एग्रीमेंट, जमा तो आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो छोड़ देना, निकाल देना भाई, खत्म कहानी। हरी बात समझ। अब क्लियर? डिस्पोजल, कोई गुड्स डिस्पोज करना, और डिस्पोज हम करते ही है, गुड्स करते हैं डिस्पोज। आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ डिस्पोज के। तो पुरानी गाड़ियां लोग डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है, पुरानी चीजें डिस्पोज होती है, आपके बिजनेस के एसेट्स आप डिस्पोज करते हो। जैसे मान लो ये फर्नीचर है, मेरे को लग रहा है यार बहुत पुराने हो गए, ये मेरी बिजनेस एसेट्स लग रहा है बहुत पुराना, इसको भी मैं डिस्पोज कर सकता हूँ, इसको मैं बेच दूंगा। बिकता है कि नहीं? बिकता है भाई, ओल्ड फर्नीचर भी बिकता है, ऐसा कौन बोला नहीं बिकता, ओल्ड फर्नीचर भी बिकता है, डिस्पोज। तो इन्होंने सप्लाई को पूरा ओपन रखा है, इतना ओपन है बाप रे बाप कि एक आदमी समझते समझते थक जाएगा, बट ये खत्म नहीं होगा। इतना ओपन रखे कि कुछ भी चीज इन्होंने सप्लाई में कवर कर दी है। समझ आया? बैठा दिमाग में? तो आज फर्स्ट क्लास अपन यही रुकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और आगे डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।